For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. क्या आप फोन के उस पार हैं? क्या हमारी ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई? पेन ड्राइव गूगल ड्राइव वाले बच्चे कह रहे हैं हाँ ठीक है, आप 1-2 मिनट कर लो पहले, हम उसके बाद आएंगे कि पेन ड्राइव गूगल ड्राइव कैसे हो आप? प्लीज़ व्हाट्सएप करना जब तुम्हारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट खत्म हो जाए और बताना कि तुम्हें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला पार्ट कैसा लगा। कोई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी बताएंगे। इसके अलावा जो बच्चे गूगल ड्राइव पेन ड्राइव पे बच्चे हमें देख रहे हैं, ये जो आपको स्लाइड यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे देखने को मिल रही है, आप ये स्लाइड अपने या तो व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए ऑलरेडी आपको नंबर दिया जा चुका है, आप इस नंबर पे ऐड हो सकते हैं। इस नंबर पे हाय हेलो भेज देना, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है या व्हाट्सएप नहीं चलाते तो आप टेलीग्राम पे भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ में कभी भी बुक फॉर्म में फिजिकल फॉर्म में बच्चों को नहीं देता, बिकॉज ये एडिशनल चीज़ है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसमें वही चीज़ें हैं जो मेन स्टडी मटेरियल में होती हैं, बट उसका समरी फॉर्मेट है। तो वहाँ पे हमने जो अंडरलाइनिंग्स कर रखी होती है, जो की पॉइंट होते हैं, हम उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं और उसको एक सेपरेट बुक बना देते हैं। तो मैं पेपर वेस्ट नहीं करना चाहता, प्लस हमारी ESSM की कॉस्टिंग इतनी कम रख रखी है हमने कि उसमें ये सब कॉस्ट बियर नहीं होती। तो दैट्स वाई ये चीज़ मैं पीडीएफ फॉर्मेट में देता हूँ, ताकि कोई बच्चा अगर सच में पढ़ना चाहता है तो फिजिकल फॉर्मेट निकाल दे, अदरवाइज मोबाइल से डेली बेसिस पे पढ़ सकता है। ये बहुत ही छोटी बुक है, मुश्किल से 40-50 30 से 40 पेज की होगी, पूरी की पूरी एसएम की समरी इसमें है। ठीक है, तो या तो ये टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का चैनल पाने के लिए भी आपको मुझे हाय हेलो फोन या कॉल या SMS तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करना तो ऋषभ गौर इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप इसको वहां से कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेना, बिकॉज ये फिजिकल फॉर्मेट में नहीं आती बच्चों के पास। हाँ जी, तो SM का एग्जाम कैप्सूल आपके पास ऑलरेडी होगा PDF फॉर्मेट में, या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर लो, अदरवाइज ये टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। कुछ बेसिक्स बातें लिखी हैं फर्स्ट पेज पे कि जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले सो आपको उसकी आंसर शीट मिलेगी, तो प्लीज आंसर शीट ध्यान रखना कि जो आप SM वाला काम है वो पेपर B में करेंगे। हमें 2 आंसर शीट्स मिलती हैं, एक EIS की, एक SM की। तो जो EIS वाला पार्ट करना है वो आपको A आंसर शीट में करना है, और जो SM वाला पार्ट करना है वो B आंसर शीट में करना है। गलती से B वाला काम A में और A वाला काम B में मत करना, नंबर नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये अलग जगह जाती है कॉपी चेक होने के लिए और ये अलग जगह जाती है कॉपी चेक होने के लिए। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। प्लस जब आपको एक कॉपी मिलेगी तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप आंसर हमेशा हमेशा बीच में लिखेंगे, आंसर नंबर 1, बिकॉज आप जनरली देखते होगे आपकी कॉपी कुछ थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं, थोड़ी नॉलेज दे रहे हैं एक्स्ट्रा। आपने कहा आपकी कॉपी कुछ इस टाइप की सी होती है। ठीक है, ये एरिया होता है हमारा लिखने का, ये वाला एरिया, इतना ऊपर से पेज खाली होता है, इतना यहाँ से पेज खाली होता है। तो आपको कभी भी आंसर नंबर यहाँ नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? बिकॉज आपकी कॉपी है। ठीक है, सपोज दिस इज माई कॉपी, तो सपोज ये मेरी कॉपी है। ठीक है, अब ये जब कॉपी काफी सारे बंडल बन जाते हैं तो इसका बंच बनाया जाता है, तो ये बुक यहाँ से इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से, सेम एज इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से, ऐसे बांध के रखी जाती है। तो बांध के रखने के चक्कर में इतना पेज यहाँ से फट सकता है, इतना पेज यहाँ से, इतना पेज यहाँ से, इतना पेज यहाँ से, रस्सी से बांधते हैं ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आंसर हमेशा सेंटर में लिखना है। सपोज आप कर रहे हो आंसर नंबर 1 का A पार्ट, लिखो आंसर, लिखो। तो अगर आप यहाँ लिखते हो आंसर में 1 का A पार्ट और ये 1 फट गया तो कॉपी चाहे वो थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं कि इसने किस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। तो ऑलवेज राइट आंसर नंबर एट द सेंटर। ये कुछ बेसिक सी बातें बता रखी हैं। ऑलवेज राइट क्वेश्चन नंबर इन द सेंटर, हमेशा चारों साइड से मार्जिन छोड़ के रखना, थोड़ी स्पेसिंग देना, घिच-पिच करने की कोशिश मत करना। अगर आपका क्वेश्चन का 3/4 पेज खत्म हो चुका है, सपोज दिस इज योर कॉपी, और आप अपनी कॉपी का इतना पार्ट भर चुके हो, अब सिर्फ 2 लाइनें रह रही हैं, तो प्लीज यहाँ पे घिचपिच मत करो, अगले पेज से अगले आंसर को लिखना शुरू करेंगे आप। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हेडिंग बनाने की कोशिश करो, और हेडिंग्स वही होनी चाहिए जो आपकी बुक में दे रखी है। ऊट पटांग हेडिंग्स मत बनाना, अदरवाइज इट कैन बी अ प्रॉब्लम।
कोशिश करो कि जो कीवर्ड है उसको अंडरलाइन करके आओ ताकि कॉपी चेक करके उससे थोड़ी आसानी हो। और ऑब्वियसली बात है, सिर्फ ब्लैक कलर यूज होता है तो आप सिर्फ ब्लैक कलर से उसको अंडरलाइन करके आएंगे, कोई दूसरा कलर यूज नहीं करेंगे। सिर्फ वन पेन यूज करना है। लैंग्वेज आपकी बड़ी क्लियर और स्पेसिफिक होनी चाहिए, ज्यादा ड्रामेटिक और सेंटेंस मेकिंग में जाओगे तो आपको पता है सी वाले बच्चों को जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होते हैं उनकी इंग्लिश कैसी होती है। छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, कैन बी गुड। रिवाइज कैसे करोगे जब बैच खत्म हो जाएगा, तो ये हम बाद में बात करेंगे बिकॉज अभी तुम्हारा बैच खत्म हो ही नहीं। ठीक है, तो हम कुछ छोटी छोटी सी बातें देख लेते हैं। ये पूरा का पूरा कंप्लीट कंटेंट है एसएम का। एसएम में टोटल 8 चैप्टर है, तो अप्रोक्स 30 पेज के आसपास ये पूरी की पूरी बुक सिमट गई है, जिसमें से हमने देखा 2 पेज तो ऐसे ही खाली हो गए, वेस्ट। तो 28 पेज की बुकलेट है जिसमें आपको कुछ चैप्टर्स रिवाइज करने के लिए दे रखे हैं। तो फर्स्ट इज चैप्टर नंबर इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हमने ये चैप्टर में क्या बातें पढ़ी थी, बिना सोचे समझे रिकॉल करते हैं। हमने पढ़ा एक बिजनेस पॉलिसी, मैनेजमेंट की डेफिनेशन, होमवर्क थी, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसके एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस, साथ में उसके छोटे से ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद कंपनी में 3 लेवल्स होते हैं और तीनों के तीनों लेवल अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, प्लस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होती है। इतना सा चैप्टर था, आओ उसको देखते हैं। हमने क्या रिवाइज किया था। हम अभी 1 घंटे से सवा घंटे के आसपास एसएम को रिवाइज करने में अपना टाइम स्पेंड करेंगे। तो बिजनेस पॉलिसी क्या है सर? बिजनेस पॉलिसी मतलब बिजनेस पॉलिसी प्रेजेंट करती है एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा जिसके बेसिस पे आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग लेने में आसानी होती है। बिजनेस पॉलिसी क्या है? बिजनेस पॉलिसी प्रेजेंट करती है एक फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंड करना कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कैसे ली जाए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कस्टमर आता है, सर मेरे को डिस्काउंट दे दो। तो कंपनी ने क्या इसके लिए कोई पॉलिसी बना रखी है? कंपनी कहती है कि अगर ये कस्टमर हमारे साथ पिछले 1 साल से डील कर रहा है तो आप उसको 10% का डिस्काउंट दे सकते हो। अगर ये कस्टमर हमारे साथ 2 साल से डील कर रहा है तो आप इसे 15% का डिस्काउंट दे सकते हो। और अगर एक कस्टमर 6 महीने से डील कर रहा है तो आप इसे 5% का डिस्काउंट दे सकते हो। और एक कस्टमर अगर 6 महीने से कम है तो डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है। तो मैं देखूंगा हाँ ये कौन सा कस्टमर, ये कस्टमर 1 साल वाला है, ओके इसको हम 10% का डिस्काउंट दे सकते हैं। तो मैंने डिसीजन किस बेसिस पे लिया? बेस्ड ऑन पॉलिसी। तो व्हाट इज बिजनेस पॉलिसी? बिजनेस पॉलिसी प्रेजेंट करती है एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके हमें स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग किस स्टेप से लेनी है। एज पर क्रिस्टेंसन अदर, क्रिस्टेंसन एंड अदर्स ने क्या बोला बिजनेस पॉलिसी के बारे में? इट इज अ स्टडी ऑफ, बिजनेस पॉलिसी एक स्टडी है। किसकी स्टडी है? फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। अगर मैं बिजनेस पॉलिसी पढ़ रहा हूँ किसी कंपनी की, इसका मतलब मैं ये पढ़ रहा हूँ कि कंपनी में फंक्शन और रिस्पांसिबिलिटी क्या है, किसकी? सीनियर मैनेजमेंट की। अगर मैं ये जान रहा हूँ ना कि ये एग्जीक्यूटिव क्या काम कर सकता है, इस एग्जीक्यूटिव का क्या पावर है, इसका मतलब मैं कंपनी की बिजनेस पॉलिसी समझ। तो एज पर क्रिस्टेंसन एंड अदर, बिजनेस पॉलिसी इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 2, the crucial problems the crucial problems that can affect the success of total enterprises। बिजनेस पॉलिसी में हमें ये देखने को मिल जाता है कि ये एक क्रूशियल प्रॉब्लम आ सकती है जो है बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है, तो उससे कैसे बचा जाए, इसकी पॉलिसीज होंगी। तो अगर मैं ये पढ़ रहा हूँ, व्हाट आर द क्रूशियल प्रॉब्लम्स दैट कैन अफेक्ट द सक्सेस ऑफ टोटल एंटरप्राइजेस। एंड पॉइंट नंबर 3, बिजनेस पॉलिसी अगर स्टडी कर रहा हूँ इसका मतलब मैं द डिसीजंस दैट डिटरमाइन द डायरेक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड शेप्स इट्स फ्यूचर। उसमें डिसीजंस लिखे होंगे कि हमें ऐसे ऐसे काम करना है, हमें ऐसी ऐसी पॉलिसी यूज करनी है। तो डिसीजंस होंगे उसके अंदर जो डिटरमाइन करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन किस ओर जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन किस ओर अहेड कर रही है, उसका फ्यूचर क्या है। अगर मैं इन 3 चीजों की स्टडी कर रहा हूँ मतलब मैं बिजनेस पॉलिसी पढ़ रहा हूँ। बिजनेस पॉलिसी प्रेजेंट करती है क्या? फ्रेमवर्क, किस चीज का? फॉर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, ठीक है, in the organization. As per Christensen and other, business policy is the study of functions and responsibility of senior management, crucial problems that can affect the success of total enterprises, and the decisions that determines the directions of the organization and shapes its future. उसके बाद में छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी, स्ट्रेटेजी क्या होती है। स्ट्रेटेजी का मतलब हमने क्या पढ़ा था, ये वर्ड कहाँ से आया? वर्ड फ्रॉम द कल्चर ऑफ वॉर से आया। इसमें इसका बेसिक मतलब होता है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि ताकि ऐसा करके हम अपने एनिमी के ऊपर अपनी जीत हासिल कर सकें। स्ट्रेटेजी क्या होती है? हमेशा लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट दर्शाती है, एक ढांचा दिखाती है कि ऑर्गेनाइजेशन की डिजायर्ड इमेज क्या है, डायरेक्शन क्या है एंड डिसीजन क्या है। हमने फिर इसमें कुछ छोटी मोटी कोटेशंस पढ़ी थी। एज पर जॉयल लॉसन मिशेल कामी, विदाउट स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक अ शिप विदाउट लीडर। स्ट्रेटेजी consists the combinations of sorry, strategy consists the combinations of competitive moves and business approaches that that manager use to please the customer, to compete successfully and to get competitive advantage। ये सब स्ट्रेटेजी की कुछ कोटेशन थी जो हमने पढ़ी थी। स्ट्रेटेजी तीनों लेवल पे यूज होती है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शन लेवल। हाउएवर द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी आर फॉर्म्ड बाय टॉप मैनेजर एंड सो ऑन। फिर इसके अंदर छोटी सी पॉइंट पढ़ा था, स्ट्रेटेजी पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, कि जब हम कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो इट कैन नॉट बी ऑलवेज बी प्रोएक्टिव एंड इट कैन नॉट ऑलवेज बी रिएक्टिव। ये हमेशा प्रोएक्टिव रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एक कंपनी पहले से मार्केट में हो रही अपॉर्चुनिटी को समझती है और उसके हिसाब से कंपनी अपनी फाइनेंशियल
पोजीशन और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करके अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है, अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानती है, अपनी वीकनेस को पहचानती है, अपनी कंपैटिटिव कैपेबिलिटी को पहचान के कोई स्टेप लेती है, जिसे हम बोलते हैं प्रोएक्टिव। कंपनी सब कुछ देख के पहले से तैयार करके कुछ काम कर रही है। लेकिन कभी कभी कुछ कंपनियां ऐसा काम सीखती नहीं है, वो मार्केट में पहले चेंज हो जाता है, उसके बाद देखता है बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अरे बाकी लोग ऐसे कर रहे हैं तो हमें भी मार्केट के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर देना चाहिए। दैट इज वो रिएक्ट करते हैं उन चीजों को अकॉर्डिंगली जो उन्होंने पहले से एंटिसिपेट नहीं किया था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी डेवलपमेंट आएगी, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी फ्रेश मार्केट कंडीशन आएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। दुनिया में सैनिटाइजेशन होनी चाहिए, साफ सुथराई चीज होनी चाहिए। लाइफ बॉय ने पहले से बात जान ली, डेटॉल ने पहले से बात जान ली और सैनिटाइजर बना दिए। लेकिन पैंडेमिक आया, एनवायरनमेंट चेंज हुआ और फिर बहुत से कंपनी आई जिन्होंने जिन्होंने देखा मार्केट में तो बहुत सारी बूम आ रही है, हैंड सैनिटाइजर बिकेंगे, हम भी हैंड सैनिटाइजर बनाते हैं। तो उन्होंने मार्केट को देख के और लाइफ बॉय और डेटॉल को देख के रिएक्ट किया। तो उनकी स्ट्रेटेजी को क्या बोलेंगे, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। तो क्वेश्चन इज स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। तो आपको ये पार्ट अल्टीमेटली याद होना चाहिए, और जो पार्ट याद होना चाहिए वही एग्जाम कैप्सूल में। Basics. A company strategy is typically a blend of two different thought process. First is proactive actions taken by manager ताकि improve हो सके कंपनी की market positioning, कंपनी की financial performance, and reactions to unanticipated development and fresh market condition. फिर हमने एक छोटी सी बात पर यही बात नीचे लिखी है। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है, टू टेक चार्ज ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड टू स्ट्रेंथ द फर्म्स मार्केट पोजीशन परफॉर्मेंस। रिएक्टिव का मतलब क्या है, रिस्पॉन्ड करना। अगर एनवायरमेंट चेंज होगा तो आप भी चेंज होने की कोशिश करेंगे ताकि आप मैनेज कर सके जो आपने डेवलपमेंट पहले से एंटिसिपेट नहीं की थी, अनएंटिसिपेट डेवलपमेंट, एंड अडेप्ट कर सके उस फ्रेश मार्केट कंडीशन को ताकि अवॉइड कर सके आने वाले थ्रेट्स को। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस जिसमें हम डिसाइड करते हैं कंपनी का विजन क्या होगा, डिसाइड करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कंपनी की स्ट्रेटेजी कैसी होगी, फिर उसे इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट इंप्लीमेंटेशन के साथ, और फिर कुछ कलेक्टिव एक्शंस लेंगे, कलेक्टिव मेजरमेंट्स लेंगे जहां हमें जरूरत होगी, वेयर एवर डीम्ड एप्रोप्रिएट। तो व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का काम क्या है? इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस। इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस जो क्या करता है, डेवलप करता है कंपनी का स्ट्रेटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, क्राफ्टिंग अ विजन, इंप्लीमेंट करता है एंड इवैल्यूएट करता है कंपनी की स्ट्रेटेजी को, इनिशिएट करता है कलेक्टिव एक्शंस वेयर एवर डीम्ड एप्रोप्रिएट। दैट्स द फुल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि अगर हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे, यानी अपना विजन बनाएंगे, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे, उन्हें मेजर करेंगे और कलेक्टिव एक्शन देंगे, अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं हम अपने कंपेटिटर से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में आ जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं कंपनी को गाइडेंस भी तो मिल रही, क्या करना है, ऐसे करना है, कैसे करना है, अब आप क्या करेंगे, अदर मेजर्स करेंगे, फिर उसमें करेक्टिव एक्शन। तो कहीं ना कहीं कंपनी को गाइडेंस भी मिल रही है। तो फिर से पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन, इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस। मैनेजरियल मतलब इफेक्टिव और एफिशिएंट। इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग विजन, setting objective, crafting strategy, implementing, then evaluating and taking corrective action wherever deemed required, wherever deemed appropriate. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सर? गाइड करेगी कंपनी को और कंपनी के लिए अंदर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करके देगी। इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आपकी कंपनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लेके चल रही है तो उसके फायदे क्या है सर? डायरेक्शंस मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रोएक्टिव होने का मौका मिलता है, बिकॉज हम पहले से अगर सारा एनवायरमेंट पढ़ के चल रहे हैं तो हम प्रोएक्टिव डिसीजन लेंगे, हमें बाद में नुकसान की वजह से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोर मोर हो जाएंगे, लेस रिएक्टिव मोर प्रोएक्टिव। ये कंपनी को गाइडेंस देती रहती है कि अल्टीमेटली कहाँ जाना है, फ्यूचर के बारे में बात करती है कि ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमें इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करती है एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, बिकॉज अगर आपने पहले से अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं, स्ट्रेटेजी बना रखी है, तो अल्टीमेटली आपने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बना रखा होगा, यानी अगर कभी ऐसी कंडीशन आई तो हमें कैसे उसको डिफेंड करना है, हमें कैसे मार्केट को रिएक्ट करना है। तो सेट एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स, एंड हेल्प करती है कहीं ना कहीं कंपनी को टू डेवलप द कोर कॉम्पिटेंसी। अगर आप एक ही तरीके से काम करते रहेंगे तो आपके अंदर कोई यूनिकनेस आएगी, कोर कॉम्पिटेंसी आएगी, और जिसकी वजह से डेवलप होता है कंपनी के अंदर कंपेटिटिव एडवांटेज, जो उसे हेल्प करता है उसके सर्वाइवल में और उसके ग्रोथ में। तो क्या लिखा है? गिव डायरेक्शन टू द कंपनी, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव, प्रोवाइड बेटर गाइडेंस टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द क्रूशियल पॉइंट, prepare the organization to face for the future and act as a pathfinder, serve as a corporate defense mechanism against mistakes and pitfalls, help organization to evolve certain core competency which assist in survival and growth. इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन 1, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कोई भी इतनी आसानी से एनवायरनमेंट को समझ नहीं सकता, समझेगा नहीं तो स्ट्रेटेजी कैसे बनाएगा। उसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग है, हम ये समझते हैं, वो समझते हैं, वो समझते हैं, अल्टीमेटली हम कुछ भी नहीं करते। जो बच्चों का एग्जाम है आज कल होने वाला है, जनवरी 2021 वाले बच्चों का जो एग्जाम है, वो बच्चे भी कंफ्यूज है। वो कल सोचे थे हम कुछ पढ़ेंगे, फिर उन्होंने सोचा हम ऐसे प्लान करेंगे, और आज वो मुझे मैसेज कर रहे हैं अभी भी, और क्या कह रहे हैं, सब प्लीज एक स्ट्रेटेजी बना कर दे दो कैसे पढ़ाई करनी है। अब अगर मैं उन्हें बोलूं ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है,
सच में एग्जाम से एक दिन पहले सच में तुम्हें लगता है स्ट्रेटेजी बना के दे ऐसे ऐसे पढ़ाई करेंगे, बट ठीक है, दे नीड सम मोटिवेशन, वो चाहते हैं कि कोई बस उन्हें कह दे हाँ मैं हूँ, बेटा जो तुम पढ़ रहे हो वो ठीक पढ़ रहे हो। बट ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले क्या क्या मतलब पढ़ाई करो यार, पढ़ना है तुम्हें। कहते हैं किस सीरीज में पढ़ो, एसएम कौन सा था, आपने सबसे पहले एसएम का चैप्टर 5 पढ़ाया था, सबसे पहले क्या पढ़े बेटा? चैप्टर 5 पहले इसलिए पढ़ाया था जस्ट बिकॉज हमें रिलेट करनी थी कुछ चीजें, लेकिन अब तो पूरी पूरी हर आपके पास नॉलेज है ना पूरी की पूरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। अब चाहे चैप्टर 1 से पढ़ो चाहे चैप्टर 2 से पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चैप्टर 1 से रिवाइज कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे विजन विजन की डेफिनेशन समझाई भी नहीं, लेकिन आप समझ पाते हो विजन मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना। आ रही बात समझ पे? तो कभी हमने चैप्टर 1 पहले क्यों नहीं पढ़ा है? बिकॉज हमें पहले विजन समझना था, हमें पहले ये सब बातें समझनी थी, लेकिन अब तुम सब समझे हुए हैं, अब तुम हर चीज को रिलेट कर सकते हैं। बस पढ़ना शुरू करो, टाइम वेस्ट नहीं करना। कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत सारा टाइम जाता है सिर्फ ये सोचने में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कैसे, लेकिन कभी भी हम उसी में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि इंप्लीमेंटेशन के लिए टाइम ही नहीं बचता। तो पढ़ना शुरू करो, ये मत सोचो कब क्या पढ़ना है, बस जो हाथ में आए पढ़ना शुरू करो, काम खत्म करो। पॉइंट नंबर 3, कॉस्टली है। इतने बड़े बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे जो डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, वो बहुत पैसा चार्ज करेंगे, सेटिंग फीस चार्ज करेंगे, तो कॉस्टली होता है एंड अनसर्टेन है, आपको पता नहीं चलता। प्लस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टीमेट कि कस्टमर कंपैटिटर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। हमने जो स्ट्रेटेजी बना ली, हमने स्ट्रेटेजी, लेकिन कंपैटिटर भी तो हमें कॉपी कर सकता है, कंपैटिटर भी तो हमें इमिटेट कर सकता है, कंपैटिटर भी तो सस्ता कर सकता है, कंपैटिटर भी तो कुछ नया ला सकता है। हमें ये नहीं पता कि हमारी स्ट्रेटेजी से कंपैटिटर कैसे रिएक्ट करने वाला है। कंपनी में कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शन लेवल। कॉर्पोरेट लेवल में कौन कौन होते हैं? सीईओ होता है, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, स्टाफ होता है, कॉर्पोरेट स्टाफ। इनके क्या काम आते हैं? तो क्वेश्चन सिर्फ इतने से क्या जाता है कि रोल क्या है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का। सर, पहला रोल क्या है? डिफाइन करना कंपनी के मिशन विजन क्या है, डिटरमाइन करना कौन से बिजनेस में घुसना है, कंपनी का इतने सारे बिजनेस है, कौन से एसबीयू के अंदर अपनी कंपनी का पैसा लगाना है। दैट इज पॉइंट नंबर 3, एलोकेट करना है अपने रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, उसके हिसाब से हम स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं, स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करवाते हैं और लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं कि भैया तुम्हें काम करना, यस यू कैन डू इट। तो अल्टीमेटली ऊपर से कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का क्या रोल होता है? पहला काम ओवरसी करते हैं, क्या डेवलपमेंट क्या हो रहा है, वो यहाँ पे पॉइंट नहीं है लेकिन आपको नीचे मिल जाएगा। ओवरसी करना कि कंपनी में क्या डेवलपमेंट हो रही है। दूसरा पॉइंट, डिफाइनिंग विजन एंड विजन ऑफ द कंपनी, गोल ऑफ द कंपनी। पॉइंट नंबर 2, विच बिजनेस शुड बी इन, यानी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहाँ कहाँ होंगे, उनकी स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना, इंप्लीमेंट करना और प्रोवाइड करना उनको लीडरशिप की, कहाँ कहाँ पे आपको जरूरत है, कैसे कैसे काम करना है। बिजनेस लेवल मैनेजर्स कौन कौन होते हैं सर? ये वो लोग होते हैं, जनरल मैनेजर बिजनेस लेवल पे काम करते हैं, और बिजनेस लेवल मैनेजर या हेड ऑफ द एक पर्टिकुलर कंसर्न डिवीजन। इनका काम क्या होता है कि जो ऊपर से स्ट्रेटेजी आती है उसको नीचे तक फंक्शन लेवल तक कम्युनिकेट करवाना। फंक्शन लेवल ये अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है कोई पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए, अकाउंट का काम करने के लिए, फाइनेंस का काम करने के लिए, मार्केटिंग का काम करने के लिए, लॉजिस्टिक्स का काम करने के लिए, इनके पर्टिकुलर टास्क होते हैं। ऊपर से जो स्ट्रेटेजी बन के आती है कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल से, अल्टीमेटली उसको अपनी जगह बनाते हैं, अल्टीमेटली उसको इंप्लीमेंट करने का काम इन्हीं लोगों का होता है। चैप्टर नंबर 1, मैंने थोड़ा स्पीड में काम किया, तो प्लीज जो भी बच्चे लाइव हैं वो प्लीज मुझे बताएंगे क्या आपको ये स्पीड के साथ मैच करने में आसानी हो रही है? चैप्टर 1 इतना सही था, हमने पढ़ लिया, हमने उसको रिवाइज कर लिया। जैसे ही आपका चैप्टर 1 वाला पार्ट खत्म होगा, जो बच्चे इसको यूट्यूब पे देखेंगे, अगर हम इसको यूट्यूब पे डाल देते हैं आज, तो जैसे ही आपका चैप्टर 1 खत्म हुआ, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है? अगर आपको लगता है इसका डिटेलिंग आपको आता है तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको उसका डिटेलिंग नहीं आता तो एक बार आपको आप इसकी मेन बुक से पढ़ लेंगे। उसके अलावा मेन बुक में बॉक्स में क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेंगे। अच्छा इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन है, अच्छा इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन है, हाँ ये मैं कर लूंगा, हाँ मुझे आता है, नहीं ये नहीं आता। बस आपका चैप्टर 1 खत्म। मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 2, आपको सीधे से चैप्टर नंबर 2 पे मूव ऑन कर जाना है। और चैप्टर नंबर 2 क्या है? डायनामिक्स ऑफ कंपैटिटिव स्ट्रेटजी। ये एक थोड़ा लेंथी सा चैप्टर है, एसएम में से एक यही चैप्टर है जो ज्यादा पेजेस में कवर्ड होता है, बट अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वेरी इजी चैप्टर। तो पहले टॉपिक क्या है? कंपैटिटिव लैंडस्केप। तो कोई आपसे पूछे कंपैटिटिव लैंडस्केप एक्सप्लेन करो, तो कंपैटिटिव लैंडस्केप के कुछ स्टेजेस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम अपने कंपैटिटर की स्टडी करना चाहते हैं। कंपैटिटिव लैंडस्केप का मतलब क्या है कि अपने कंपैटिटर की स्टडी करना। कैसे करोगे स्टडी? पहला क्वेश्चन पूछोगे आइडेंटिफाई द कंपैटिटर, हमारा कंपैटिटर कौन है। दूसरा क्वेश्चन, अंडरस्टैंड देयर अंडरस्टैंड द कंपैटिटर, अंडरस्टैंड देयर बिजनेस। ये जानो कि वो जो कंपैटिटर वो क्या प्रोडक्ट बेचता है, क्या सर्विसेज बेचता है। फिर ये जानो कि उस कंपैटिटर की स्ट्रेंथ क्या है, फिर ये जानो उस कंपैटिटर की वीकनेस क्या है, और ये सारी इंफॉर्मेशन एक साथ इकट्ठी रख के आप डिसीजन लो कि हम इससे कैसे लड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कस्टमर, वो आइडेंटिफाई द कंपैटिटर। पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंड क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है। पॉइंट नंबर 3, वो स्ट्रेंथ क्या रखता है, वो वीकनेस क्या रखता है, एंड पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर एंड मेक अ स्ट्रेटेजी टू बीट देम।
उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ा, इश्यूज क्या हो सकते हैं, हम स्ट्रेटेजी एनालाइज कर रहे हैं। तो इशू क्या हो सकते हैं स्ट्रेटेजी को एनालाइज करने में, तो जो आज स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो जरूरी नहीं कि आज ही रिजल्ट दे, उसको इवॉल्व होने में समय लगता है। दूसरा इशू, हमें बैलेंस करना पड़ेगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, कंपनी के रिसोर्सेज, कंपनी की स्ट्रेटेजी और कंपनी को मैनेजमेंट को। यानी कंपनी की स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के रिसोर्सेज और जो बाहर एनवायरनमेंट है उसको बैलेंस किया जा सके। इसके अलावा रिस्क हो सकते हैं, दैट इज इंटरनल रिस्क शॉर्ट टर्म के साथ, इंटरनल लॉन्ग टर्म के साथ, एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म के साथ, एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म के साथ। ये रिस्क है, इनके हमने टैबलो फॉर्मेट मैट्रिक्स बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग डील किया था। फिर कौन कौन से वो मेथड्स हैं, कौन कौन से वो तरीके हैं जिसके द्वारा हम इंडस्ट्री को और कंपटीशन को एनालाइज कर सकते हैं। तो हम जान सकते हैं डोमिनेट इकोनॉमिक की फीचर्स क्या है, हम इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन जान सकते हैं, हम ड्राइवर्स ऑफ द चेंज जान सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि मार्केट की पोजीशन में कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन सी कंपनी ऊपर है, कौन सी कंपनी नीचे है, मार्केट में सक्सेस हासिल करने के लिए क्या क्या केएसपी है, की सक्सेस प्रोडक्ट कौन कौन से, की सक्सेस फैक्टर कौन कौन से हैं, एंड मार्केट का फ्यूचर इंडस्ट्री का प्रोस्पेक्ट्स कैसा होता है। इसके ऊपर हमने 4 बेसिक पॉइंटों पे तवज्जो दी थी जिन पे सेपरेट क्वेश्चन ड्राफ्ट हो सकते हैं। लाइक फर्स्ट इज इंडस्ट्री, व्हाट इज इंडस्ट्री, इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स। इंडस्ट्री मतलब क्या है, कई सारी कंपनियों का समूह। व्हाट इज इंडस्ट्री, एविएशन एक इंडस्ट्री जिसमें काफी सारी कंपनी अपने एरोप्लेन्स बनाती है। टेलीकम्युनिकेशन एक इंडस्ट्री है जिसमें जियो, जिसमें एयरटेल, जिसमें वोडाफोन काम करती है। व्हाट इज इंडस्ट्री, इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स, इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स whose products, इन सब कंपनियों के प्रोडक्ट, इन सब कंपनियों के प्रोडक्ट whose product are of same or similar attribute such that they are compete for the same buyer। ये सभी कंपनी एक जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि वो जो कस्टमर है वो उनका प्रोडक्ट परचेस कर सके, और इन जैसी कंपनी जो सब एक जैसा प्रोडक्ट बनाती है इन कंपनी के समूह को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। दूसरा हमने पढ़ा ड्राइविंग फोर्स क्या हो सकता है, हर कंपनी, हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स होता है। इट कैन बी इंटरनेट, इट कैन बी ग्लोबलाइजेशन, इट कैन बी एंड टू एग्जिट इन द मार्केट, इट कैन बी प्रोडक्ट इनोवेशन, इट कैन बी कुछ भी। तो कोई भी कैसा फैक्टर जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को चला रहा है। जैसे आज के टाइम पे अगर हम पैंडेमिक के टाइम पे बात करें, सीए कोचिंग को कौन चला रहा है, लाइव क्लासेस और पेन ड्राइव क्लासेस, फेस टू फेस बैच तो चल नहीं रहा। तो अगर आप टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, अगर आप पेन ड्राइव बेच रहे हैं, तो आपका बिजनेस चलता रहेगा। अगर आप सिर्फ फेस टू फेस बिजनेस कर रहे हैं तो इस इंडस्ट्री में आपको लॉस हो सकता है। तो किस जगह एंटर कर देना चाहिए आपको, सर ऑनलाइन और पेन ड्राइव में आपको एंटर कर जाना चाहिए, गूगल ड्राइव में आपको एंटर करना चाहिए, वरना फेस टू फेस में बच्चा अभी अभी पेंडेमिक जो चल रहा था उसी वजह से आपसे ना पड़ता। तो आपको उस किसी भी इंडस्ट्री का ड्राइविंग फोर्स जानने की जरूरत है। तो आपको पहले तो जाना है ड्राइविंग फोर्स है क्या, कौन है जो इस इंडस्ट्री को चला रहा है, कौन सा फैक्टर चला रहा है, एंड उसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। उसके अलावा हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा मार्केट की पोजीशनिंग को समझने के लिए स्ट्रेटेजी ग्रुप मैपिंग। स्ट्रेटेजी ग्रुप मैपिंग हमने 4 स्टेप्स पढ़े थे, अगर आपको स्टेप्स याद है एक बार ड्राफ्ट कर देता हूँ सारे के सारे स्टेप्स। हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे सर, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी कंपनी को चलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं, बेसिकली मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में डील करता हूँ। तो रेस्टोरेंट्स में कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेस्टोरेंट को चलाते हैं सर, मील कैसा है, खाने की क्वालिटी कैसी है, प्राइसिंग कैसी है, लोकेशन कहाँ पे है, कितना नंबर ऑफ मेन्यू में आइटम्स है। काजल कह रही है सर मेरी क्लास बार बार रुक रही है। काजल यहाँ से परफेक्ट चल रहा है, एक बार ऐप को रिफ्रेश करके देखो शायद काम बन जाए। एक बार इंटरनेट चेक कर लो और ऐप को रिफ्रेश कर लो। ठीक है काजल, अदरवाइज ये क्लास रिकॉर्डेड मोड में तो पहुंचेगी, लेकिन रिकॉर्डेड तक का वेट मत करो, जितना सुन सकते हो उतना सुनने की कोशिश करेंगे। एक बार रिफ्रेश करके देखो काजल, फिर भी समझना है तो आईजीपी टेक्निकल टीम से हम बात कर सकते हैं, आप कॉल कर लो, आपकी प्रॉब्लम को शायद सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, वापस है, एक रेस्टोरेंट के चलने के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। इट कैन बी लोकेशन, इट कैन बी प्राइस, इट कैन बी क्वालिटी ऑफ गुड्स, इट कैन बी एम्बियंस, इट कैन बी एनीथिंग। तो हमने कई सारे फैक्टरों में से हमें पहले तो ये जानना है कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से कोई इंसान उस रेस्टोरेंट के अंदर आता है। आइडेंटिफाई द कंपैटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिफरेंशिएट करते हैं फर्म को इन इंडस्ट्री, टिपिकल वेरिएबल प्राइस या क्वालिटी रेंज, ज्योग्राफिकल कवरेज के हिसाब से, डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन के हिसाब से, प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ के हिसाब से, एंड सो ऑन। तो हमने कई सारे फैक्टर में से कुछ फैक्टर चुने, हमने चुना प्राइस और हमने चुना क्वालिटी ऑफ फूड। अब कई सारे फैक्टर्स में से हमने 2 फैक्टर को चुनना है, उसको प्लॉटिंग करनी है 2 वेरिएबल मैप के अंदर। एक को लेना है सर वाई एक्सिस पे, एक को लेना है एक्स एक्सिस पे, हमने ले लिया। पॉइंट नंबर 3, अब हम फर्म को असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी यहां पे फॉल करती है, एक कंपनी यहां पे फॉल करती है सर, दूसरी कंपनी यहां पे फॉल करती है। इस कंपनी के फॉल करने का मतलब क्या है सर, प्राइस उसके ज्यादा है, क्वालिटी ऑफ गुड्स बेकार है। सर यहाँ प्राइस एवरेज है, क्वालिटी अच्छी है। एक कंपनी यहाँ पे, एक कंपनी यहाँ पे, एक कंपनी यहाँ पे। अब हमने सारी के सही क्या कर दी, पॉइंट नंबर 3 पे काम कर दिया, हमने फर्म को असाइन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड क्वालिटी। भाई उसकी प्राइस इतने, क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी है। अब सर इस कंपनी का सेल्स रेवेन्यू कितना जाता है, सर इस कंपनी का सेल्स रेवेन्यू इतना है, सर इस कंपनी का सेल्स रेवेन्यू इतना है। अगर एज अ कंपैरिजन की बात, इस कंपनी का सेल्स रेवेन्यू इतना है, इस कंपनी का सेल्स रेवेन्यू इतना है, इस कंपनी का सेल्स रेवेन्यू इतना है। तो मैंने क्या जानने की कोशिश की सर,
कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा कंपनी, सपोज कंपनी का नाम है XYZ, तो XYZ कंपनी सबसे सुपर ऑसम कंपनी है, इसके प्राइसिंग मिनिमम है और क्वालिटी रेंज भी एवरेज है, लेकिन ये मार्केट की सबसे ज्यादा सेल्स कर रही है। इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, क्वालिटी भी थोड़ी ज्यादा ही दे रहा है, इसका प्राइस एवरेज है और क्वालिटी इसकी सबसे ज्यादा है, लेकिन ये उतनी सेल्स नहीं कर पाई जितनी अच्छी सेल्स ही कर पा रही। तो इससे आपने जान पाए कि कौन सी कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू पॉइंट, कौन सी कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू पॉइंट बिजनेस कर रही है। तो इसको पॉइंट नंबर 4 में हमने कंसीडर किया, ड्रॉ कर दिया हमने सर्कल अराउंड ईच स्ट्रेटेजी ग्रुप, मेकिंग द सर्कल प्रोपोर्शनेटली टू द साइज ऑफ द ग्रुप रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ द टोटल इंडस्ट्री सेल्स। टोटल सेल्स कितनी होती है उसमें से इसकी सेल्स कितनी है उसके हिसाब से उसका सर्कल बनाएंगे, और हमें जान पा रहे हैं कि एबीसी कंपनी, ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी का बिजनेस कैसा चलना है। यानी हमें अगर इस इंडस्ट्री के अंदर कूदना है तो हमें जान पा रहे हैं कि प्राइस अगर आप कम रखोगे ना और क्वालिटी भी आप एवरेज दे दोगे, आपका बिजनेस चल निकलेगा XYZ की तरह। ठीक है, इसको ये भी समझ सकते हो कि इतना सारा मार्केट छोड़ा हुआ है, यानी कोई बंदा इस मार्केट में डील ही नहीं कर रहा, ये मार्केट खाली पड़ा है, इस मार्केट में कोई कंपनी डील ही नहीं कर रही। तो कई इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करके हम बिजनेस के डिसीजन ले सकते हैं। KSF, key success factor. Now what is KSF? KSF are those things, those factor, those points, those features, कुछ भी, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसकी वजह से कंपनी, अगर आपके अंदर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा तो आप ऊपर जाओगे, नहीं होगा तो आप नीचे आओगे। तो किसी भी मेंबर के पास कोई ऐसे फीचर्स हैं जिसके पास है उसका बिजनेस चल रहा है, जिसके पास नहीं है उसका बिजनेस नहीं चल रहा, उस चीज को हम बोलते हैं की सक्सेस फैक्टर। दीज आर दोज थिंग्स जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री के मेंबर को ईदर टू प्रॉस्पर एट द मार्केट प्लेस और टू डिक्लाइन। अगर आपके पास वो चीज नहीं होगी तो इट कैन बी एनीथिंग, इट मे इंक्लूड कॉस्ट स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड सो ऑन। इफ इट इज करेक्ट टू स्टेट दैट कि KSF जो है ना वो कंपनी के बिजनेस को कंपैटिटिवली और फाइनेंशियली ऊपर जाने में हेल्प करता है। अगर आपने 3 क्वेश्चन अपने आपसे पूछ लिया तो आप किसी भी इंडस्ट्री का KSF जान सकते हो। पहला, कस्टमर हमें क्यों चूज नहीं करता, दूसरे प्रोडक्ट को क्यों चूज करता है। अगर आपने ये जान लिया तो दूसरा कैसा क्या है, जो क्या है वही है KSF। इसके अलावा हम ऐसा क्या करें अपने रिसोर्सेज के साथ, अपनी कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी के साथ कि हम मार्केट में सक्सेसफुल हो सके, तो जो करोगे वो KSF बन जाएगा। एंड सेलर ऐसा क्या करे कि सस्टेनेबल, आज भी और फ्यूचर में भी सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करें। कुछ ऐसा हमारे पास आना चाहिए जिससे हम आज भी पैसा कमा सके और फ्यूचर में पैसा कमा सके। तो जो आप जो करोगे ना वो अपने आप में क्या है, की सक्सेस फैक्टर। उसके बाद हमने पढ़ा हम अपने अंदर कोर कॉम्पिटेंसी लाना चाहते हैं, हम कुछ अपने अंदर ऐसा लाना चाहते हैं जो कोई और कॉपी ना कर सके। तो उसके लिए हमें वैल्यूएबल होना पड़ेगा। वैल्यूएबल मतलब कस्टमर जब हमें पैसा दे तो उसको लगे हाँ मैंने कुछ रिसीव किया है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए और मैं आपको EIS-SM पढ़ाऊंगा, तो आपको शायद वैल्यूएबल ना लगे। मैं कितनी भी नॉलेज दे दूं आपको वैल्यूएबल नहीं लगेगा, बिकॉज आप कंपेयर कर देंगे, आप बोलेंगे वो इंसान 17 में पढ़ा रहा है, वो इंसान 10 में पढ़ा रहा है, वो इंसान 2 में पढ़ा रहा है, 1 लाख किस बात का। 1 लाख में तो मेरा बोर्ड की भी कोचिंग आ जाएगी, सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए क्यों दे। तो आपकी जो प्राइसिंग है वो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, 1 लाख का जब इंसान एप्पल का फोन खरीदता है तो उसको वैल्यूएबल लगता है, और 1 लाख का इंसान वही फोन खरीदने के लिए जब रियलमी में, रेडमी में, शाओमी में जाता है तो कहता है सॉरी ये 1 लाख का नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो किसी ब्रांड से अटैच है, तो उसके लिए वो वैल्यूएबल हो गया, वो ब्रांड उसके लिए वैल्यूएबल हो गया, वो उसके लिए एसेसरी की तरह वर्क कर रहा है, सिर्फ एक फोन की तरह वर्क नहीं कर रहा। तो आप जो कंपनी के कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हो, कस्टमर उसको जब तक वैल्यूएबल नहीं समझेगा आपको यूनिक नहीं मानेगा। सेकंड, रेयर, आप जो चीज दे रहे हो वो कोई और ना दे रहा हो। जैसे क्या बहुत सारी कंपनीज हैं, यस सर, बहुत सारी कंपनीज हैं जो पतंजलि को कंपटीशन दे सकती है। जैसे क्या दे सकती है सर, वो भी तो बना सकती है डाबर हनी, डाबर का भी हनी, पतंजलि का भी हनी, बट पतंजलि का क्यों ज्यादा बिक रहा है, डाबर का कम क्यों बिक रहा है, बिकॉज पतंजलि के पास कुछ ऐसा है जो कॉस्टली टू इमिटेट है। मतलब बाबा रामदेव सबको सुबह 4 बजे उठ के फ्री में योगा सिखाते हैं, तुम सिखा दोगे डाबर वालों, तुम सिखा दोगे बैद्यनाथ वालों, हाँ तुम सिखा दोगे हिंदुस्तानी लीवर वालों, नहीं। यानी कुछ ऐसा है जो आप कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप कॉपी नहीं कर सकते तो पतंजलि बिकेगा ही बिकेगा। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट, नॉन सब्स्टिट्यूबल, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। कोका कोला को सब्स्टिट्यूट नहीं है, पीते ही पीते हैं लोग। लोग कोका कोला कब से, लोग हर पार्टी में कोका, हर पार्टी की जान कोका कोला, उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कोका कोला नहीं रखते यार, रूह अफ़ज़ा का शरबत रख लेते हैं, रसना रख लेते हैं, नहीं, रसना रखोगे फिर भी कोका कोला तो रखनी पड़ेगी, बिकॉज कोका कोला सब्स्टिट्यूटेबल नहीं है। इसके बाद हम कुछ वर्ड पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। माइकल पॉर्टर अंकल ने दिया है वैल्यू चेन एनालिसिस। माइकल पॉर्टर अंकल क्या कहते हैं कि कंपनी को एज अ होल समझने की जरूरत है। कंपनी में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, तो कंपनी को जानने की जरूरत है कि कंपनी के सारे फंक्शंस मिलकर क्या कंपनी के कस्टमर को वैल्यूएबल प्रोडक्ट दे पा रहे हैं। तो उसको समझने के लिए मैं अपनी कंपनी को 2 पार्ट में तोड़ना पड़ता है। एक प्राइमरी एक्टिविटी, यानी हर कंपनी 5 काम तो करती है। पहला काम सामान लाना, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, स्टॉक मेंटेन करना, उसके बाद सामान को बनाना, दैट इज ऑपरेशन, उसके बाद सामान को शोरूम तक पहुंचाना, हमारे कहां कहां पे डिस्ट्रीब्यूटर्स होने चाहिए इस बारे में ध्यान रखना, दैट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स,
फिर उसकी मार्केटिंग सेल्स करेंगे एंड देन आफ्टर सेल सर्विसेज। ये 5 काम हर कंपनी करती है। तो कंपनी को हमने तोड़ के पढ़ा कि हमारे 5 जो वैल्यूबल, जो हमारे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जो जो आफ्टर सेल सर्विसेज है, जो ऑपरेशंस है, जो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है, जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, वो ढंग से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसके अलावा हमें ये भी जानना है कि इनको सपोर्ट करने के लिए जो कंपनी के बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, क्या वो कुछ ऐसा सपोर्ट दे रहे हैं इन प्राइवेट को कि कंपनी वैल्यूबल क्रिएट कर पाए कस्टमर के लिए। तो चार सपोर्टिंग काम कौन कौन से देखें अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर? प्रोक्योरमेंट, सामान को सही जगह से खरीदना, सामान सही खरीद के लाना, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये 4 सपोर्ट करती हैं किसको? उन प्राइमरी एक्टिविटीज को। व्हाट इज वैल्यू चेन एनालिसिस? वैल्यू चेन एनालिसिस widely used as a means मतलब एक टूल। वैल्यू चेन एनालिसिस यूज किया जाता है एज अ टूल ताकि हम डिस्क्राइब कर सकें द एक्टिविटीज विद इन का मतलब होता है प्राइमरी, एंड अराउंड का मतलब होता है उसको सपोर्ट कर रही है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस वाइडली यूज एज अ मींस ऑफ डिस्क्राइबिंग द एक्टिविटी विद इन एंड अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेटिंग देम, उनको रिलेट करेंगे दैट कि भाई उसको असेस करेंगे, क्या असेस करेंगे कि क्या वो हमें कंपेटिटिव स्ट्रेंथ दे पा रही है, क्या वो कंपेटिटिव एडवांटेज दे पा रही है, क्या वो वैल्यूबल चीज दे पा रही है। अगर वैल्यूबल दे पा रही है तो कस्टमर भी परचेज करेगा। प्लीज बोलेंगे, बिना देखे बोलेंगे। What is value chain analysis? Value chain analysis has been widely used as a means of describing the activities within and around the organization and relating them to the assessment of competitive strength of the organization. फिर से। Value chain analysis has been widely used as a means, as a tool of describing the activities within, primary, and around the supporting. फिर से। Value chain analysis has been widely used as a means of describing the activity within and around the organization and को relate करेंगे and relating them, क्यों? ताकि assess कर सके the assessment of competitive strength of the organization। अगर है तो कस्टमर खुश, आप खुश। प्राइमरी कौन कौन सी एक्टिविटी होती है? इनबाउंड ऑपरेशंस, आउटबाउंड मार्केटिंग, सेल और सर्विस। सपोर्टिंग कौन कौन सी देखी है अकॉर्डिंग टू माइकल ई पोर्टर? प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एचआरएम एंड फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कोई कंपनी वैल्यू चेन एनालिसिस के बेसिस पे बाहर जाना चाहते हैं, तो कंपनी वैल्यू चेन एनालिसिस के बेसिस पे कस्टमर खुश करना चाहती है, तो उसको इंटरनल लिंकेज तो करने चाहिए। तो इंटरनल लिंकेज में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सर मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल लिंकेज इज अ वेरी वैल्यूएबल टू गिव कंपैटिटिव एडवांटेज, इज इट ट्रू? तो आप बोलेंगे हाँ। प्राइमरी एक्टिविटी को प्राइमरी एक्टिविटी के साथ लिंक्ड होना चाहिए, लेकिन अगर प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि जो इनबाउंड ऑपरेशंस, आउटबाउंड मार्केटिंग और सर्विस है, ये अलग अलग सेपरेटली असेस की जा रही है, इनके सेपरेट छोटे छोटे ऑपरेशन प्लान चलते हैं। अगर सेपरेट असेस हो तो बिना बिना लिंकेज के भी इनका काम हो सकता है। प्राइमरी एक्टिविटी कहीं ना कहीं लिंक्ड होना पड़ता है सपोर्टिंग के साथ। अगर प्राइमरी वाले बेहतर काम करें लेकिन प्रोक्योरमेंट नहीं आए, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं आई, अच्छा एचआर नहीं आया, तो कंपनी काम नहीं कर पाएगी। तो प्राइमरी को सपोर्ट लिंक करने की जरूरत है सपोर्टिंग के साथ। इवन सपोर्टिंग को सपोर्टिंग के साथ लिंक होने की जरूरत है। अगर टेक्नोलॉजी कह दिया कि इस टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, लेकिन एचआर अपने कंपनी के एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं कर पा रहा, लीड नहीं कर पा रहा कि भैया आपको ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए, तो भी कंपनी काम नहीं कर पाएगी। तो प्राइमरी का प्राइमरी के साथ लिंक होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सेल ज्यादा सेल कर रहा है लेकिन प्रोडक्शन वाला बना ही ना पाए। तो आपस में दोनों को पता होना चाहिए कितना सेल कर रहा है भाई, तो मैं सेल से प्रोडक्शन करूंगा। लेकिन अगर पहले से ऊपर से बजट बना के दिए, सेल्स तुम्हें इतना करना है, प्रोडक्शन तुम्हें इतना करना है, अगर सेपरेटली असेस किया जा रहा है तो बिना लिंकेज के भी काम पॉसिबल है। लेकिन सपोर्टिंग का प्राइमरी के साथ और सपोर्टिंग के साथ भी लिंक होना चाहिए। इवन आज के टाइम में तो और भी कई नई चीजें आ चुकी है। हमें इस पूरे वैल्यू चेन में सामान बनाना, सामान लाना, सामान बनाना, सामान को आउटबाउंड तक पहुंचाना, ये अलग अलग कंपनियां कर रही है। कहीं हम इसमें वर्टिकल इंटीग्रेशन भी तो कर सकते हैं, यानी आगे वाला काम भी हम कर लें और पीछे वाला काम भी हम कर लें। बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है। इसके अलावा हम जब भी कस्टमर को कुछ बना के देंगे तो हम सप्लायर को और अपने कस्टमर को दोनों को जोड़ देंगे। कस्टमर तुझे क्या चाहिए, सप्लायर तुम हमें क्या दे सकते हो, और उसके बेसिस पे कोई डिसीजन देंगे। तो जब तक ये इंटरनल लिंकेजेस नहीं होंगे तब तक कंपनी का वैल्यू चेन उभर के नहीं आएगा। अगर आप इंटरनल लिंकेज पे काम करेंगे तो कंपनी का कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल कर पाना बड़ा आसान हो जाएगा। फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है सर? कंपेटिटिव एडवांटेज मतलब एक यूनिक फीचर है कंपनी के पास, दैट इज अ कोर कॉम्पिटेंसी है कंपनी के पास, जिसकी वजह से वो मार्केट में अपनी धाक जमा पा रही है, सुपीरियर कंपटीशन दे पा रही है, और मार्केट में उसके कंपेटिटर आसपास भटक भी नहीं पा रहे बिकॉज उसके पास कंपटीशन में एडवांटेज है। अगेन मैं कह रहा हूँ कोर कॉम्पिटेंसी सिर्फ एक फैक्टर से नहीं बनती, जब तक 10-15 चीजें नहीं होंगी तब तक आप यूनिक नहीं बनोगे, बिकॉज एक चीज कोई भी आसानी से कॉपी कर सकता है। सस्टेनेबल, तो कंपेटिटिव एडवांटेज आप कैसे हासिल कर सकते हो? सस्टेनेबल, मतलब आज भी आपके पास कंपटीशन में एडवांटेज है और 10 साल बाद भी आप ही का कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करे, किसी और का परचेज नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ तब पॉसिबल जब आपका प्रोडक्ट ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल मतलब अगर कस्टमर ने आप आज खरीदा ना तो वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, उसे बार बार चेंज नहीं करना। पैसा लगा रहा है, उसे फील आ रही है भैया जो मैंने पैसा लगाया वो मेरा वसूल हो रहा है, बिकॉज लॉन्ग टर्म चल रहा है। ड्यूरेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, खराब ना हो बार बार। पॉइंट नंबर 2, ट्रांसफरेबल। वर्ड आईसीएन लिख रखा है ट्रांसफरेबिलिटी, बट वर्ड होना चाहिए नॉन ट्रांसफरेबल।
आप तभी तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में रहोगे जब तक कोई आपकी कॉपी, फॉर एग्जाम्पल प्लीज फील करेंगे आईजीपी का लोगो और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आईजीपी में एज अ टीचर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एज अ फैकल्टी मेंबर मैं आईजीपी इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल एजम्पशन ले रहे हैं, एजम्पशन अपने आप को थोड़ा प्रमोट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईजीपी चली मेरी वजह से है, मतलब आशीष सर से बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, विजेंद्र सर से पढ़ने के लिए बच्चे आ रहे हैं, हर्ष सर से पढ़ने के लिए बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, आकांक्षा से बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ऋषभ सर से पढ़ने के लिए बच्चे आ रहे हैं, लेकिन मेरा बच्चा आईजीपी की वजह से नहीं मेरे से पढ़ने आ रहा है, यानी मैं अपने आप में कंपेटिटिव एडवांटेज हूँ, मेरे आईजीपी पढ़ाने की वजह से आईजीपी कमा पा रहा है। लेकिन अगर कोई मुझे दूसरा इंसान ऑफर दे दे, एक्सवाइजेड इंस्टीट्यूट कह रहा है हमारे यहाँ क्या पढ़ा लो, हम तुम्हें ज्यादा पैसे देंगे, और अगर मैं ट्रांसफर हो गया, मैं आईजीपी से ट्रांसफर होकर किसी एक्सवाइजेड इंस्टीट्यूट में चला गया, तो फिर आईजीपी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं रहेगी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहे हैं कि सर जो आईजीपी का एम्प्लॉय हो, आईजीपी से इतना खुश रखे, इतना पैसा दे कि अल्टीमेटली में ट्रांसफर ही ना हो, और अगर वो नॉन ट्रांसफर होगा तो आईजीपी ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कमाता रहेगा, आईजीपी के पास ही पैसा आता रहेगा, एक्सवाइजेड इंस्टीट्यूट के पास पैसा नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 4, इनइमिटेबल। आईसीए ने हेडिंग दे रखी है इमिटेबल, लैंग्वेज वर्ड क्या है, इनइमिटेबल, यानी उसको कॉपी ना किया जा सके। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, खैर यहाँ पे तो कॉपी किया जा सकता है बिकॉज जो मैं यूट्यूब पे डाल दिया कोई भी सीख लेगा, बट हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं लाइक कोका कोला जो जो आपको फॉर्मूला दे रहा है लिक्विड बना, जो ड्रिंक बनाने का, वो इनइमिटेबल है, कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। कॉपी नहीं कर सकता तो कोका कोला चलता रहेगा, आज भी बिकेगा, कल भी बिकेगा, परसों भी बिकेगा। एंड एप्रोबेबिलिटी, आप जो पैसा कमा रहे हो, आप उस पैसे को कहाँ लगा रहे हो, आप उस पैसे को फॉर्मूला को रिजर्व करने में लगा भी रहे हो कि नहीं लगा रहे। अगर नहीं लगाओगे तो भैया आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज वीक हो जाएगी। आपका जो प्रोडक्ट बेहतर काम करके दे रहा है, जो जिसकी वजह से आप कंपेटिटिव एडवांटेज में हो, अगर आप उसके ऊपर रिटर्न नहीं लगाओगे, अगर आप उसके ऊपर पैसा नहीं कमा के दोगे, आप उसको और बेहतर नहीं करोगे, तो कंपेटिटिव एडवांटेज कहीं ना कहीं एक ना एक दिन खराब हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो एनालिसिस मतलब इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस। और इस पोर्टफोलियो एनालिसिस, सर पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो का मतलब कुछ भी नहीं, पोर्टफोलियो का मतलब ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स या ग्रुप ऑफ शेयर। हम पढ़े ना पोर्टफोलियो एनालिसिस, तो पोर्टफोलियो एनालिसिस हम एफएम में क्या पढ़ते हैं, वहां एक कंपनी के पास कई कई टाइप के शेयर है और कंपनी को यह जानना है कि उसको किस शेयर्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो पोर्टफोलियो भी कुछ ऐसी है कि कंपनी के पास एक से ज्यादा रिसोर्सेज हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, एक से ज्यादा बिजनेस है, तो कंपनी को एनालाइज करना है कि इनमें से कौन सा बिजनेस कंपनी को चलाता है। तो व्हाट इज पोर्टफोलियो एनालिसिस? तो आप पढ़ेंगे, आप बोलेंगे साथ साथ, पोर्टफोलियो एनालिसिस एक टूल है, एक टेक्निक है जिसके माध्यम से, जिसकी वजह से मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करती है एंड इवेल्युएट करती है कि इतने सारे बिजनेस में से कौन सा बिजनेस मेरी कंपनी को मेकअप कर रहा है। फिर से पढ़ेंगे, अ टूल बाय व्हिच मैनेजमेंट आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट वेरियस बिजनेस दैट मेक अप द कंपनी। ये यूज होता है कंपनी के लिए कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए, उन कंपनीज में जहां पे कंपनी के पास एक नहीं मल्टीपल प्रोडक्ट है। तभी तो सोचे कि इन सब प्रोडक्टों में से किस प्रोडक्ट में अपना पैसा लगाऊं, ताकि वो सोच के बेस्ड टू चैनलाइज अवर रिसोर्सेज बेस्ट पोर्टफोलियो वो रहेगा जहां कंपनी की स्ट्रेंथ हो या वीकनेस हो, लेकिन कंपनी अपनी अपॉर्चुनिटी के साथ मैच कर जाए। क्यों करती है कंपनी पोर्टफोलियो, ताकि कंपनी जान सके वेयर टू लेस इन्वेस्ट, वेयर टू मोर इन्वेस्ट एंड वेयर टू नो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो एनालिसिस करने से पहले हमें कुछ 3 शब्द पढ़ लेने चाहिए। फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मतलब कंपनी का एक ऐसा सेपरेट बिजनेस, एक ऐसा सेपरेट यूनिट जिसके बारे में कंपनी खुद के मिशन बनाती है, खुद के बिजनेस बनाते हैं। कंपनी के प्लान अलग और इस बिजनेस यूनिट के प्लान अलग बनते हैं, इसके मिशन अलग बनते हैं। कंपनी का मिशन अलग, इसके मिशन अलग बनते हैं। एस यू के अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहला, ये खुद के प्लान बनाती है, इसका खुद का कंपेटिटर होता है, और इसका खुद का मैनेजर होता है जो इसके बिजनेस और इसके लॉसेस और डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सपीरियंस कर्व, और एक्सपीरियंस कर्व एक लर्निंग कर्व है। लर्निंग कर्व मतलब जितना आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगी उतनी आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाएगी। दैट्स एक्सपीरियंस कर्व। नेक्स्ट इज पीएलसी। पीएलसी एक शिफ्ट कर्व होता है जो कहता है कि पहले इंट्रोड्यूस होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर मैच्योरिटी होती है और फिर डिक्लाइनिंग हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेज पे हमें क्या करना चाहिए? हमें प्राइस स्कीमिंग यूज करनी चाहिए, हमें हाई मार्केटिंग करनी चाहिए ताकि लोग हमारे बारे में जाने, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज पे हमें मार्केट में ग्रोथ करनी चाहिए बिकॉज कस्टमर हम जान चुका है, अब प्रोडक्ट वो परचेज करेगा। उसके बाद एक लेवल आता है मैच्योरिटी का, यहाँ पे अपने बिजनेस को स्टेबल कर लो बिकॉज इसके ऊपर आप कभी सेल नहीं कर पाओगे, तो अपनी पोजीशन यहाँ बनाए रखो ताकि नीचे ना गिर सको। लेकिन एक लेवल आता है जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में नीचे जाता है, डिक्लाइनिंग, यहाँ पे या तो आपको टर्न अराउंड कर लेना चाहिए, या फिर आपको बिजनेस को बंद डाइवर्स कर देना चाहिए, या फिर आपको किसी नए बिजनेस में एक्सपेंशन कर लेना चाहिए, वहां के इंट्रोडक्शन में पहुंच जाना चाहिए, या फिर आप बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर लो, किसी नए बिजनेस में एंटर कर जाओ। ये आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं पीएलसी कर्व। फिर हम कुछ थ्योरीज पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू स्टडी मटेरियल। आईसीआई ने हमें 4 टाइप के मैट्रिक्स पढ़ने को दी है, 4 टाइप्स के पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के मेथड दिए। नाउ व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स का मतलब होता है एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ रिलेशनशिप। तो अगर मैं एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ रिलेशनशिप देखूं, तो फर्स्ट मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स कहती है कि मार्केट में ग्रोथ 2 टाइप की हो सकती है, या तो ग्रोथ बहुत हाई चल रही है या ग्रोथ बहुत लो चल रही है। ऐसे ही मार्केट में शेयर हमारे या तो हाई हो सकता है, बहुत अच्छा मार्केट शेयर है,
या फिर हमारा मार्केट शेयर है ही नहीं भैया, बहुत कम है इन कंपैरिजन टू कंपेटिटर। तो यहाँ वर्ड हमेशा बार आएगा इन कंपैरिजन टू कंपेटिटर। इसका फॉर्मूला हम क्लास में नोट डाउन कर चुके हैं कि फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। मैं भी थोड़ा तेज तेज भाग लूँ। तो हमने वर्टिकल एक्सिस पे क्या लिया, वर्टिकल एक्सिस पे वर्टिकल एक्सिस पे क्या लिया, मार्केट ग्रोथ रेट। और हमने हॉरिजॉन्टल पे क्या लिया सर, मार्केट शेयर। मार्केट ग्रोथ रेट हाई एंड लो, मार्केट शेयर कैन बी हाई एंड लो अकॉर्डिंग टू। अगर मार्केट ग्रोथ रेट में हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार पोजीशन। स्टार एक वो पोजीशन है जहां पे आप जितना पैसा लगाओगे उतना रिटर्न आएगा, बिकॉज मार्केट ग्रो भी कर रही है और आपका मार्केट में औकात भी ज्यादा है। इन कंपेरिजन टू कंपेटिटर आपकी मार्केट में औकात भी ज्यादा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो ताकि ज्यादा से रिटर्न आ सके। लेकिन एक इंसान कब तक मार्केट को भी ग्रो करेगा, एक टाइम आएगा कि मार्केट सैचुरेट हो जाएगी, मार्केट नॉर्मल हो जाएगी और वही मार्केट ग्रोथ रेट एवरेज होकर जब लो बनेगी तो उसे बोलते हैं कैश काउ। आपका मार्केट में भी वर्चस्व है, आप ही बिकते हो, लेकिन अब मार्केट में वो ग्रोथ नहीं दी, मार्केट में उतना कस्टमर नहीं रहा, तो अल्टीमेटली आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, कैश काउ। इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है बस वो लगाए रखो, उसी पे आपको स्टेडीली धीरे धीरे रिटर्न आती रहेगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब क्या, मार्केट में ग्रोथ तो है लेकिन इन कंपेरिजन टू कंपेटिटर आपका जो शेयर है, लोग आपको जो खरीदते हैं वो कम खरीदते हैं, तो आपको ना यहाँ पे रिस्की कंडीशन है, क्वेश्चन मार्क कंडीशन है। या तो अपने अंदर बहुत हैवी एडवर्टीजमेंट करो और लो मार्केट शेयर से हाई मार्केट शेयर बन जाओ, अपने आप को बेचो 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 बेचो। यानी मार्केट में ग्रोथ है, मार्केट में ग्रोथ है भी, तो अपने आप को ह्यूज इन्वेस्टमेंट करो और अपने क्वेश्चन मार्क से कहां ले जाओ, स्टार पे। लेकिन अगर आपने अभी मेहनत नहीं की, अभी काम नहीं किया, तो एक दिन कभी ना कभी मार्केट ग्रोथ रेट डाउन जाएगा, और जब ग्रोथ रेट डाउन जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप भी नीचे आओगे और आप क्या बन जाओगे, डॉग बन जाओगे। तो डॉग में ना तो ग्रोथ है ना मार्केट शेयर। लेकिन बीसीजी मैट्रिक्स की टेक्नोलॉजी में, इस थियरी में 4 डिसीजन निकल के आते हैं। पहला डिसीजन या तो बिल्ड करेंगे या हम होल्ड करेंगे या हार्वेस्ट करेंगे या डाइवेस्ट करेंगे। बिल्ड मतलब पैसा लगाएंगे, होल्ड मतलब जो पैसा है वो लगाए रखेंगे, उसको निकालेंगे नहीं। हार्वेस्ट सिर्फ उस जगह पे लगाएंगे जहां पे फायदा है, जहां फायदा नहीं है वहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। एंड डाइवेस्ट जो पैसा लगा उसको निकाले देंगे। बीसीजी मैट्रिक्स से कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन नंबर 1, इतनी सारी मेहनत करना, मतलब हर कंप अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर है और वो पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के लिए आए तो उसके इतने सारे प्रोडक्ट हैं और इतने सारे प्रोडक्ट के उन कंपेटिटर के साथ उनका मार्केट शेयर कैसा है, मार्केट हर प्रोडक्ट की मार्केट में ग्रोथ कैसी है समझना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है। हमारी कंपनी के अंदर कितने एसबीयूज है, कई कंपनी को तो यही नहीं पता होता, एसबीयूज नहीं पता तो फिर वो पोर्टफोलियो एनालिसिस कैसे करेंगे। ये कभी भी फ्यूचर के बारे में नहीं बताता, ये नहीं बताता कि फ्यूचर में क्या क्या, ये बताता है कि अभी अभी ऐसे हालात है तो क्या क्या कर सकते हो। फ्यूचर के बारे में कोई डिसीजन नहीं देता। प्लस किसी भी कंपनी का चलना सिर्फ मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो कंपनी को चलाते हैं, कंपनी को गिराते हैं। इसके अलावा ये कई बार आपको ऐसे कई बार बात सुनो, एक टीचर 4 या 5 बच्चे पढ़ाता है तो मार्केट ग्रोथ इसका कम है, अरे मार्केट ग्रोथ फॉर एग्जाम्पल कम चल रही है, सीए करने वाले बच्चों की संख्या कम हो रही है, बिकॉज पैंडेमिक अटैक है और बहुत सारे लोग घर पे ऑनलाइन क्लासेस, तो फेस टू फेस बैच अभी इतने चल नहीं रहे, मार्केट ग्रोथ लो है अभी। लेकिन आप सिर्फ 4 बच्चे पढ़ा रहे हो, बाकी टीचर 100 बच्चे पढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ 4 बच्चे पढ़ा रहे हो, लेकिन उन 4 बच्चों से पर बच्चा जो आप फीस ले रहे हो, कह रहे हो 1 लाख लूंगा, पढ़ना है पढ़ो वरना मत पढ़ो। तो एक टीचर जो 100 बच्चे पढ़ा रहा है और 2,000 रुपए की फीस ले रहा है मार्केट में पैंडेमिक की वजह से, आपको मल्टीप्लाई कर लो 100 इंटू 2,000 कितने हो गए, 2 लाख। और एक टीचर सिर्फ 4 बच्चे पढ़ा रहा है, बच्चों से कह रहा है भाई साहब मैं 50 लूंगा, चलो 1 लाख छोड़ो मैं 50 लूंगा। तो ये टीचर 4 बच्चों में 2 लाख कमा रहा है, वो टीचर 100 बच्चों में 2 लाख कमा रहा है। तो कई बार जो बीसीजी की कैलकुलेशन है वो फ्लॉप हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। तो समटाइम्स डॉग कैन इवन अर्न मोर देन कैश काउ, ये भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। इसके अलावा हमने नेक्स्ट मैट्रिक्स पढ़ी थी, मैट्रिक्स मतलब अगेन एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ रिलेशनशिप। तो उसमें दूसरा पोर्टफोलियो से पढ़ा था एंस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ रेट मैट्रिक्स। एंस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स इसने दिया, ईगल एंस ऑफ अंकल ने दिया, रशिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इन्होंने बताया कि कंपनी 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 को हम 2 पार्ट में तोड़ देंगे सर, या तो एग्जिस्टिंग मार्केट या न्यू मार्केट, या तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट। अब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट है, इसका मतलब मार्केट पेनिट्रेशन करना पड़ेगा। व्हाट इज मार्केट पेनिट्रेशन? मार्केट पेनिट्रेशन मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लेके, वही प्रोडक्ट लेके उसी मार्केट में आपको ज्यादा से ज्यादा हेवीली एडवर्टाइजमेंट करना है, प्रोडक्ट के ज्यादा से ज्यादा यूसेज बताने की कोशिश करना है। लाइक कोलगेट करता है, कोलगेट कहता है सर मेरा प्रोडक्ट वही है, उसी मार्केट में बेचना है, उसी कस्टमर को बेचना है, प्रोडक्ट भी चेंज नहीं करना। तो वो लोगों से कहता है सुबह भी ब्रश करो रात को भी ब्रश करो, इससे क्या होगा, डबल सेल होगी। यूसेज की बात होता है, ज्यादा से ज्यादा यूज करो, हैवी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। कैडबरी वही प्रोडक्ट है, वही मार्केट, तो कैडबरी क्या बोलती है, अब फेब का महीना चल रहा है, सिर्फ वैलेंटाइन डेज पे नहीं दिया जाता कैडबरी, इसको आप त्योहारों पे भी दे सकते हो, दिवाली में भी दे सकते हो। उसके बाद फिर एडवर्टीजमेंट है, यूसेज बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं रात को खाने में भी कुछ मीठा हो जाए, तो कैडबरी की सेल्स बढ़ गई। प्रोडक्ट वही है, मार्केट वही है, बट ज्यादा से एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, यूसेजेस बता रहे हैं कि सिर्फ एक दिन थोड़ी ना खाई जाती है, डेली खा सकते हो, रात को मीठे में डेली खा सकते हो खाने के बाद। मार्केट पेनिट्रेशन। नेक्स्ट इज सर आपका प्रोडक्ट तो वही है लेकिन आप नए मार्केट में जाए तो क्या करेंगे, नए मार्केट में जाए तो मार्केट को डेवलप करेंगे।
उस मार्केट में जाकर एडवर्टीजमेंट करेंगे ये प्रोडक्ट परचेज करो। सर प्रोडक्ट वही है लेकिन सर सॉरी मार्केट वही है लेकिन नया प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। कई बार एक इंसान एक ही प्रोडक्ट को यूज करते करते परेशान हो जाता है। अब किसान कब तक क्रेटा परचेज करे, तो क्रेटा प्लस लाएंगे। कब तक इंसान आई ट्वेंटी ग्रैंड लाएंगे, ताकि हम मार्केट में कुछ नया ला सके, कस्टमर की उम्मीदों को खरा उतर सके। उसी मार्केट में जब कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हैं तो हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। और अगर आपका मार्केट भी नया है प्रोडक्ट भी नया है तो उसे बोलते हैं डायवर्सिफिकेशन, मतलब किसी नए मार्केट में जाना, जो कि बहुत ही रिस्की कल्चर है। सबसे कम रिस्की किसका है, मार्केट पेनिट्रेशन, बिकॉज आप प्रोडक्ट को भी जानते हो मार्केट को भी जानते हो। मीडियम रिस्की कौन सा है, मार्केट डेवलपमेंट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और सबसे ज्यादा रिस्क कौन सा है सर, सर डायवर्सिफिकेशन, बिकॉज वहां तो मार्केट भी चेंज हो जाता है प्रोडक्ट भी चेंज हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि एंस ऑफ मैट्रिक्स से अकॉर्डिंगली बताएंगे मुझे, तो आपका आंसर डायवर्सिफिकेशन पे रुक जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही पूछते हैं ग्रोथ के हिसाब से बताएंगे, तो फिर आप डायवर्सिफिकेशन के भी डिटेल में जाएंगे। ऐसे ही पूछता है एंस ऑफ के अकॉर्डिंगली, तो आपका आंसर सिर्फ डायवर्सिफिकेशन पे रुक जाएगा। सपोज मैं आपसे बोलता हूँ एक कंपनी रेस्टोरेंट बिजनेस में थी, अब वो कंपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री में जा रही है, तो आप बोलोगे डायवर्सिफिकेशन, अगर मैं एंस ऑफ के अकॉर्डिंगली पूछ रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन ग्रोथ या फिर नंबर 4 से पूछता हूँ कि एक कंपनी रेस्टोरेंट बिजनेस में थी, अब वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जा रही है, कौन किस टाइप की ग्रोथ है, तो आप बोलोगे कॉन्ग्लोमरेट डायवर्सिफिकेशन, बिकॉज ना तो मार्केट वाइज ना प्रोसेस वाइज ना टेक्नोलॉजी वाइज कोई रिलेशनशिप नहीं है। आई बात समझ। ग्रोथ के हिसाब से पूछूंगा, चैप्टर 4 से आंसर दोगे, और डिटेल में जाके कॉन्ग्लोमरेट डायवर्सिफिकेशन होगी। अगर मैं आंसर के अकॉर्डिंगली पूछूं तो आपका आंसर सिर्फ डायवर्सिफिकेशन पे शांत हो जाएगा, आपको डिटेल में जाके कॉन्ग्लोमरेट डायवर्सिफिकेशन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। उसके बाद एडल मैट्रिक्स बोलते हैं सर, हम यहाँ पे तो लेंगे कंपेटिटिव पोजीशंस और यहाँ पे लेंगे एम्ब्रियोनिक, मतलब पीएलसी कब शुरुआत, एम्ब्रियोनिक होना, फिर ग्रोथ होना, फिर मैच्योरिटी होना, फिर डिक्लाइनिंग होना। इसके बेसिस पे इनकी एक मैट्रिक्स बनती है ओवर 5 की, और ये हमें कुछ बातें बताते हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन ड्राफ्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि कोई भी कंपनी अगर डोमिनेंट पोजीशन पे है तो उसकी लाइफ साइकिल बता दो। यानी एक रो पूछ ली उन्होंने आपसे कि डोमिनेंट का, एम्ब्रियोनिक, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइनिंग का पूरा रो बता दो। या फिर ऐसे सिर्फ इतना सा पूछ सकते हैं कि प्लीज हमें बताओ कि एज पर एडल मैट्रिक्स, एज पर आर्थर डिलेटल मैट्रिक्स, एक कंपनी में कितनी कंपैटिटिव पोजीशंस हो सकती है। तो आपके सामने दिख रहा है कितनी कंपैटिटिव पोजीशन हो सकती है। डोमिनेंट मतलब मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मतलब आजादी है, मैं जैसे डिसीजन लूंगा मैं वैसे ले सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन तो है लेकिन मेरी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, मैं अपने डिसीजन जब लूंगा ना तो मुझे उसकी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेवरेबल, किसी जगह पे तुम अच्छे हो, किसी जगह पे मैं अच्छा हूँ, तो मैं इस प्रोडक्ट के लिए बिक रहा हूँ, तो इस प्रोडक्ट जिसकी वजह से मैं बिक रहा हूँ उसमें मेरे पास लीनियंसी है, मैं अपने डिसीजन ले सकता हूँ। आपके पास अपने प्रोडक्ट में लीनियंसी, अगर मैं आपके प्रोडक्ट जो बेचता हूँ लेकिन वो मेरे बिकते नहीं है, तो मैं उसमें कोई डिसीजन लेना चाहूंगा ना। सर थोड़ा एग्जांपल लेके समझाओ। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का एक्स प्रोडक्ट बड़ा हिट है, मेरी कंपनी का वाई प्रोडक्ट बड़ा हिट है। मैं एक्स का डुप्लीकेट बनाता हूँ, वो मेरे वाई का डुप्लीकेट बनाता है, वो हम समझते हैं। उसका एक्स हिट है, मेरा वाई हिट है, वो वाई का डुप्लीकेट बनाता है, मैं एक्स का डुप्लीकेट बनाता हूँ, यानी दोनों एक दूसरे के डुप्लीकेट बनाते हैं, लेकिन उसका जो फेमस है वो एक्स है, मेरा जो फेमस है वो वाई है। तो जो मैं वाई में कुछ प्राइसिंग चेंज करता हूँ, भैया वाई आज से 10 का नहीं 12 का बिकेगा, तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज मैं यूनिक हूँ और मैं फेवरेबल हूँ वाई के लिए। तो मैं वाई के साथ छेड़खानी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एक्स का जो डुप्लीकेट बनाता था, एक्स का डुप्लीकेट बनाता उसके प्राइस बढ़ाऊंगा, तो लोग मेरा एक्स का डुप्लीकेट खरीदना बंद कर देंगे। क्यों? बिकॉज एक्स तो अपने आप में बिकता है। सेम एज एक्स यहाँ पे अपनी प्राइसिंग बढ़ा सकता है, लेकिन वाई का जो डुप्लीकेट बनाता है वो उसकी प्राइसिंग नहीं बढ़ा सकता, बिकॉज फेवरेबल है, एक एक प्रोडक्ट में फेवरेबल। नेक्स्ट, अगर कोई डोमिनेंट होगा तो ऑब्वियसली तो कोई वीक होगा, यानी आपके पास कोई लीनियंसी नहीं, आप सोच ही नहीं सकते, जो कंपनी चल रही है उसके हिसाब से चलते हो तो बहुत है। एक कोई स्ट्रॉन्ग हुआ तो उसके कोई अपोजिट पे टीनेबल होगा, यानी छोटी मार्केट में अपनी औकात बना के बैठा होगा, लेकिन ये उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है अपने डिसीजन लेने की। नेक्स्ट इज जी मैट्रिक्स। जी मैट्रिक्स मैकेंजी कंपनी के असिस्टेंट से बना था। उसने बताया 3x3 मैट्रिक्स, एक्चुअली बीसीजी मैट्रिक्स का जितनी भी लिमिटेशन थी वो जी मैट्रिक्स ने खत्म कर दी। बीसीजी कहता था सिर्फ हाई और लो हो सकता है, जी मैट्रिक्स ने बोला मार्केट कैन बी हाई, मीडियम एंड लो, बिजनेस की पोजीशन कैन बी स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक। उन्होंने 3x3 की मैट्रिक्स बनाई, और इसको रेड लाइट या ट्रैफिक लाइट भी कहा जाता है, बिकॉज इसके 3 कलर्स हैं। अगर हम ऊपर की 3, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा है तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, ये जो ऊपर के 3 कलर होते हैं ये कौन से होते हैं सर? ग्रीन, पैसा इन्वेस्ट करो। ये जो बीच के 3 कलर है ये कौन से थे? येलो, होल्ड करो, हाथ जो पैसा लगाते हो उस पर अर्न करो। और जो ये एंड के 3 थे ये कौन थे? रेड कलर, पैसा बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है, हार्वेस्ट कर लो, डाइवेस्ट कर लो। तो जी मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स बना के हमें देता है। फिर हमने पढ़ा स्वॉट एनालिसिस। व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? स्वॉट एनालिसिस मतलब कंपनी की स्ट्रेंथ जानेंगे, वीकनेस जानेंगे, अपॉर्चुनिटी जानेंगे, थ्रेट जानेंगे। व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इट कैन यूज टू गेन strategic advantage over its competitor. What is weakness? Weakness is an inherent limitation of the organization which gives strategic disadvantage to it. What is opportunity? Opportunity is a favorable condition in the organization environment which causes a risk for. Sorry. Opportunity is a favorable condition in the organization environment which enables to strengthen its position. In fact, threat is an unfavorable condition in the organization environment जो आपको अगर आपकी पोजीशन स्ट्रेंथ में होगी
तो आप थोड़ा सा रिस्क पे आ जाओगे, और आपकी कंपनी वीक होगी तो आप डैमेज ही हो जाओगे। तो व्हाट इज what is threat? Threat is an unfavorable condition in the organization environment which causes a risk for, या which causes a damages to organization's position। सर हम SWOT एनालिसिस करेंगे तो इसकी महत्वता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम एक लॉजिकल फ्रेमवर्क बना पाएंगे, हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाएंगे, मतलब स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी को स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर कर पाएंगे, दैट इज क्रॉस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। और हम स्ट्रेटेजी की आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे कि हमें क्या डिसीजन करना है, हमें मैक्सी मैक्सी करना है, मिनी मैक्सी करना है, या मैक्सी मैक्सी या मिनी मैक्सी या मिनी मिनी या मिनी मिनी करना है। फिर टॉस मैट्रिक्स पढ़ी, टॉस मैट्रिक्स में यही बस सब बातें दे रखी है। हाइंस विलिच ने बताया कि मैक्सी मैक्सी मतलब एग्रेसिव। सर स्ट्रेंथ है आपकी, अपॉर्चुनिटी भी है, जो चाहे वो करो। सर मैक्सी मिनी कंजर्वेटिव। सर सर आप स्ट्रेंथ में तो हो लेकिन मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है, मार्केट में थ्रेट है, तो कोशिश करेंगे स्ट्रेंथ का यूज करके थ्रेट से बचने की। सर मिनी मिनी है, मिनी मिनी है सर डिफेंसिव, ना तो अपॉर्चुनिटी है और ना ही आपके पास स्ट्रेंथ है, आप वीक हो और थ्रेट भी है, कोशिश करेंगे ओवरकम कर सके दोनों चीजों से। सर मिनी मैक्सी कंपेटिटिव है, आपके पास वीक तो हो लेकिन मार्केट बड़ा अच्छा है, आपको अच्छा पढ़ाना नहीं आता लेकिन मार्केट में बच्चे कह रहे हैं पढ़ाओ पढ़ाओ, फायदा उठाओ ना, एक्सप्लॉइट करो ना, पैसे कमाओ ना। ठीक, नेक्स्ट। ग्लोबलाइजेशन को अगर कंपनी के सेंस में देखें तो ग्लोबलाइजेशन कंपनी का मतलब क्या है, ग्लोबल कंपनी का मतलब, ग्लोबल कंट्री का मतलब क्या है। सर इंटीग्रेट करना अपने देश को दूसरे देशों के साथ, अपनी इकोनॉमी को दूसरे देशों की इकोनॉमी के साथ। अगर मैं कंपनी के सेंस में बात करूं तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, द कंपनी कमिट्स इटसेल्फ हेवीली विद several manufacturing locations around the world and offers quality diversified industry। हम क्या बोलेंगे ग्लोबल कंपनी कौन सी, तो ग्लोबल कंपनी मतलब एक कंपनी जो एक से ज्यादा लोकेशंस पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल के बैठी है और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच रही है। सर अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात करूं तो डोमेस्टिक मार्केट में अगर तुम फॉरेन कंपनी से लड़ रहे हो तो भी बकायदा तुम ग्लोबल कंपनी की कैटेगरी के अंदर आते हो। ग्लोबल कंपनी मतलब उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगी होंगी। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, पहला कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ मल्टीपल, यानी कई सारे यूनिट्स का भंडार होना चाहिए और वो कहीं अलग अलग जगह पे हो सकती है। जो मल्टीपल यूनिट्स हैं वो सबके सब कॉमन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, और जो कंपनी की जो कॉमन स्ट्रेटेजी है वो एक जगह से आएगी, उसके अकॉर्डिंग भी रिस्पॉन्ड करना है। प्लस जो मल्टीपल कंपनी है वो एक ही जगह से रिसोर्स एक्वायर कर रही होगी, यानी सबका पेटेंट एक जगह से आ रहा होगा, सबका ट्रेडमार्क एक जगह से आ रहा होगा, सबका इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक जगह से आ रहा होगा, सबकी स्ट्रेटेजी एक जगह से आ रही होगी, तो वहां से हम रिसोर्सेज को एक्वायर करेंगे, पूल करेंगे। इसके अलावा कोई भी कंपनी ग्लोबल क्यों होती है, बिकॉज आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टिज्म, इंटरनेट इतना आसान हो गया कि एक देश से दूसरे देश में जाना बड़ा आसान है। बिकॉज कंपनी को लगता है कि उस पार्ट ऑफ द ग्लोब में भी कंपनी के पास बहुत फायदा है। उसको लगता है कि हम जिस मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में डील कर रहे हैं, वहां पे अभी से सेल हो नहीं सकती, मार्केट सैचुरेट हो चुका है। हमें लगता है कि ज्यादा सेल करेंगे तो ज्यादा कैश होगा, प्राइवेटाइजेशन का जमाना आ चुका है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। ग्लोबल हम इसलिए भी होते हैं बिकॉज हमें सस्ते रॉ मटेरियल मिल जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है, और आज के टाइम में इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल थ्रेट से बचने के लिए हमें स्ट्रेटेजिक अलायंस करना है, तो इसलिए भी हम एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। एमएनसी और टीएनसी में अंतर क्या है, एमएनसी मतलब एक कंपनी जिसे कई सारी सब्सिडी कंपनी, जबकि टीएनसी का मतलब एक कई सारी कंपनियां खोल के आपस में बिजनेस करती है। एमएनसी कंपनी में सेंट्रलाइज्ड है, सब एक जगह से डिसीजन आएगा, टीएनसी में सब अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। तो ऑब्वियस ही बात है एमएनसी में डिसीजन थोड़े लेट होंगे, तो टीएनसी में डिसीजन थोड़े फास्ट होंगे, बिकॉज वो डिसेंट्रलाइज्ड पे काम करते हैं। ठीक है। सुपर नेशनल मतलब एक ऐसी बॉडी जो कि नॉन नॉन पॉलिटिकल इंटरनेशनल बॉडी लाइक डब्ल्यूएचओ, वो सुपर नेशनल एंटरप्राइज है, सबके बेहतर के लिए काम कर रही है, बट उस पर किसी एक पर्टिकुलर देश का कंट्रोल नहीं होता। चैप्टर नंबर 2 खत्म। चैप्टर नंबर 2 का आपको रिवीजन कैसा लगा, आप जल्दी से बता दें। क्या आप मैच कर पाए मेरी स्पीड के साथ, प्लीज रिप्लाई करें, क्या आप मैच कर पाए मेरी स्पीड के साथ। काजल क्लास कैसी चल रही है बेटा तुम्हारी, क्या आपको चीजें रिकॉल हो रही हैं जिस स्पीड से मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको इतनी स्पीड से क्लास रिकॉल हो रही है, इसका मतलब आपके टॉपिक्स क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं। और अगर नहीं हो रही तो आपको उन टॉपिक्स को जाके फिर से एक बार डिटेल रिवीजन करने की आवश्यकता है। संगीता कुमारी कह रही थम्स अप, हर्ष कह रहा थम्स अप, श्रेयश का थैंक यू सर रिवीजन कराने के लिए। ओके थैंक यू की ये बात है तो मेरा कर्तव्य, पैसे खाए मैंने इस चीज के। बाकी सब जिंदा है, सो गए। बाकी सब जिंदा हो? पक्का अप्लाई करेंगे फिर। दिया बेटा सो गए तुम, काजल बेटा तुम्हारी नेट चल रहा है। ओके 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 ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। चैप्टर नंबर 3,
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, इसमें बड़े छोटे से कॉन्सेप्ट थे। पहले तो हमने पढ़ा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में, उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो कि टूट जाता है विजन मिशन ऑब्जेक्टिव गोल्स में। उसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं। इसके साथ हमने पढ़ा था स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। बस इतना सा चैप्टर है, इतना सा चैप्टर है। तो व्हाट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन करना कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव कैसे है, वहां से रिसोर्सेज इकट्ठे करना, उनके हिसाब से उनके लिए फॉर्मुलेशन करना स्ट्रेटेजी, और फिर यूज चेक करना कि क्या वो रिसोर्सेज उस तरीके से इंप्लीमेंट हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो व्हाट इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग? सर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग डे टू डे डिसीजन मेकिंग नहीं है, डे टू डे नहीं है, स्ट्रेटेजिक है, मतलब कंपनी का कॉर्पोरेट लेवल्स पर डिसीजन बनाएगा। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का डेफिनेशन में क्या पड़ा? स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग मतलब हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, मल्टीपल ऑप्शन में से हमने एक ऑप्शन चूज किया और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। दैट्स द डिसीजन मेकिंग का इस ऑप्शन में से एक को देखा है। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का मतलब है इन्वॉल्व करना, चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ फिजिबल ऑल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर अचीविंग द प्रॉब्लम, फॉर सॉल्यूशन द प्रॉब्लम, फॉर अचीविंग द कंपनी ऑब्जेक्टिव। सर अगर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है तो आपकी कंपनी के अंदर ये फीचर तो होंगे, मतलब बड़े डिसीजन, स्ट्रेटेजी मतलब बड़े डिसीजन, मतलब टॉप मैनेजमेंट ली होंगी, रिसोर्सेज कहाँ लगाने, एलोकेशन रिसोर्स के बारे में बातें हुई होंगी, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या पड़ेगा इसके बारे में बातें हुई होगी, फ्यूचर के बारे में बातें हुई होंगी, मल्टी फंक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, मल्टी बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा हमारे डिसीजन से, इसके बारे में बातें होंगी। एंड हम जब भी ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं जो कि बड़ा होता है, स्ट्रेटेजिक होता है, तो हम कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को कंसीडर करते हैं, इंटरनल एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। फिर से यही क्वेश्चन डायमेंशन के नाम से होगा, हम क्वेश्चन पूछेंगे, हम कैसे मान लें कि आपकी कंपनी डे टू डे डिसीजन वाली छोटे मोटे काम नहीं स्ट्रेटेजिक डिसीजन कर रही है, तो हम बोलेंगे सर ये चीज चेक कर लेना। सर टॉप में डिसीजन दिया होगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हुई होगी, फ्यूचर के बारे में डिसीजन ले होंगे, उनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देख रहे होंगे, एक डिसीजन से मल्टी बिजनेस में क्या फर्क पड़ रहा है वो उसमें इन्वॉल्व होगा। एंड हम जब जो भी डिसीजन लिए होंगे ना, तो हमने एक्सटर्नल एनवायरमेंट समझा होगा, टेक्नोलॉजी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये सब हमने समझ के डिसीजन लिया होगा। अगर ये सब समझ के डिसीजन लिया है, इसका मतलब हमारा डिसीजन छोटा मोटा नहीं, अलग अलग नहीं, स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बड़ा स्ट्रेटेजिक इंटेंट। कंपनी की इंटेंशन क्या है? कंपनी की इंटेंशन कभी भी किस बात से झलकती है कि कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस डेफिनेशन क्या है, गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम इनको डिटेल में अलग अलग पढ़ते हैं। पहले हमने टॉपिक पढ़ा विजन क्या होता है। व्हाट इज विजन? विजन इज द रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। विजन हमें बताता है कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी किस ओर काम कर रही है, किस शब्दों में। तो विजन इज द रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक अबाउट की फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजी होगी, फ्यूचर में क्या कस्टमर फोकस होगा, प्लस फ्यूचर में किस ज्योग्राफी के अंदर मेंटेन करेंगे, फ्यूचर में क्या प्रोडक्ट बेचेंगे, फ्यूचर में कंपनी अपने को क्या बना लेना चाहेगी, और फ्यूचर में कंपनी अपने अंदर क्या डेवलपमेंट करना चाहेगी। तो उसको जब अंग्रेजी में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? विजन। विजन इज द रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक अबाउट टेक्नोलॉजी, कस्टमर फोकस, टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर फोकस, कॉमा, geography and product market to be pursued, the type of a company, the type of a company management is trying to create and the capability it's trying to develop। जब हम इन सब की बातें करते हैं फ्यूचर सेंस में कि फ्यूचर में हम ये कैपेबिलिटी बिल्ड कर लेंगे, फ्यूचर में कंपनी ये बना लेगी, फ्यूचर में हम इस ज्योग्राफी में घुस जाएंगे, फ्यूचर में इस कस्टमर को सर्व करेंगे, फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी होगी, तो कहीं ना कहीं हम किसकी बात कर रहे हैं? आज के नहीं, विजन की। तो विजन और मिशन में अंतर क्या है? सर आज क्या कर रहे हो, आज क्या कर रहे हो, दैट्स मिशन। सर 5 साल बाद अपने को कहाँ देखते हो, फ्यूचर में क्या करोगे, सर फ्यूचर में क्या कैपेबिलिटी बिल्ड कर दोगे, तो विजन विजन है। तो मिशन से विजन का एक सफर होता है, सीढ़ी के डाउन स्टेप पे हो तो आप मिशन पे हो, अपस्टेयर जा रहे हो तो आप विजन पे हो। तो प्लीज पढ़ेंगे व्हाट इज विजन। विजन इज द रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक अबाउट टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर फोकस, कॉमा, geography and product market to be pursued, comma, capability it's trying to develop, comma, and the kind of a company management is trying to create, full stop। फिर ऐसे पूछ सकता है कि ऐसे का विजन बता दो, तो प्लीज वो बुक से एक बार रीड कर लेना। अगर हम विजन बना रहे हैं तो कौन कौन से एलिमेंट है? पहला तो सर सबसे पहले हमें मिशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। जब तक हमारे पास मिशन नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, फ्यूचर कैसे बना लेंगे? तो पहले हम एनालाइज करते हैं, डिटरमाइन करते हैं व्हाट बिजनेस वी आर इन, यानी कि हम अपना मिशन जानने की कोशिश करते हैं। फिर उस मिशन के बेसिस पे, मिशन को यूज करके हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ जा सकते हैं, वेयर वी आर गोइंग, हम कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को ऑपरेशनलाइज करेंगे और वहां पहुंचेंगे, विजन। एंड थर्ड, जो आपका विजन है वो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, सिंपल, थोड़ा क्रिस्पी मैनर में, ताकि लोगों को समझ आए और आपकी बात लोगों तक पहुंचे, फिर लोग उस विजन के लिए काम करें। विजन दो टाइप के हो सकते हैं, शेयर्ड विजन, विजन शेयर्ड। अब हम पहले लोगों को जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं दोस्तों ऐसा काम करें, लोग कह रहे हैं हाँ दिलो दिमाग लगा रहे हैं, हाँ ऐसा काम करें। शेयर किया, विजन बनाया, दोस्तों हमें ऐसा काम करना है, कल से हम ऐसे काम करेंगे, विजन बना चुके हैं, अब उसको शेयर कर रहे हैं, अब उसको इंपोज कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड विजन शेयर। मिशन का मतलब क्या होता है? सर कंपनी क्या कर रही है, यानी कंपनी का प्रेजेंट कैपेबिलिटी, प्रेजेंट कस्टमर फोकस, प्रेजेंट ज्योग्राफिकल को अगर समझा रहे तो कंपनी तो मिशन बना। ऋषभ तुम क्या करते हो? मैं सब के सब बच्चों को नेशनल लेवल पे
पूरे के पूरे इंडिया लेवल पे बच्चों को सी बनने के लिए उनको असिस्ट करता हूँ, उनको हेल्प करता हूँ कि तुम इस एग्जाम को इस तरीके से पास कर सकते हो, तुम्हें सब्जेक्ट समझ नहीं आता, मैं आपको असिस्ट कर सकता हूँ, मेरा ये मिशन। सब 5 साल बाद क्या करोगे? दैट्स माय विजन, मैं हार्वर्ड जाऊंगा अल्टीमेटली। सब बच्चों को पता है जो बच्चे क्लास में आ रहे हैं। तो विजन वर्सेस मिशन का एक डिफरेंस क्या है? विजन फ्यूचर के बारे में बात करता है, मिशन प्रेजेंट के बारे में बात करता है, विजन बात करता है हु वी आर एंड वेयर वी आर नाउ, जबकि मिशन किसके बारे में बात करता है? व्हाट कंपनी बिजनेस इज करेंटली डूइंग, वेयर वी कैन गो, वेयर वी कैन गो भी आ सकता है, वेयर वी कैन गो, ठीक है, इसको लिखना वेयर वी कैन गो। नेक्स्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि फर्म किस ओर जा रहा है, जबकि मिशन बताता है कि अभी हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हम एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ते हैं। अगर हम मिशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कौन कौन सी बातें हमें पता होनी चाहिए? सर, आपको कंपनी का ग्रुप क्या है, किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, किस कॉम्पिटेंसी पे काम कर रहे हो, क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, ये आपके मिशन में झलकना चाहिए। आपका मिशन यूनिक होना चाहिए। अगर आप रेस्टोरेंट का भी काम कर रहे हो, रेस्टोरेंट का मतलब ये नहीं खाना बनाना, हर रेस्टोरेंट की भी अपनी यूनिकनेस होती है, अपने जो मिशन होते हैं। घर जैसा खाना, एक रेस्टोरेंट, खाने में क्वालिटी, खाना हाइजीन के साथ, हम खाना नहीं यादें बनाते हैं। सबके अपने अपने मिशन है अपने रेस्टोरेंट्स के, तो आपका मिशन यूनिक होना चाहिए। आपका मिशन ऐसा होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म तक चल सके। आपका मिशन प्रिसाइज, क्लियर, विजिबल, डिस्टिंक्टिव और मोटिवेटिंग होना चाहिए। आपका मिशन बता सके कि आप एग्जिस्ट क्यों करते हो, उसको उसको एग्जिस्टेंस के बारे में ढंग से समझा सके, ऐसा आपका मिशन होना चाहिए। गोल्स, सर गोल्स और ऑब्जेक्टिव दोनों सिनोनिम टर्म्स हैं, दोनों पर्यायवाची, दोनों एक दूसरे के लिए यूज होती है, लेकिन हमारे आईसीए ने बता रखा है गोल्स आर ओपन एंडेड। ओपन एंडेड मतलब हमें ये चीज हासिल करनी है, कब तक हासिल करनी है? कर लेंगे, एंड ओपन छोड़ दिया, कर लेंगे, ये हमारा गोल है। तो लोग मान के चलते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कि गोल मतलब जो 5-10 सालों में अचीव हो, एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब जो क्लोज एंडेड, अभी 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 कब खत्म होगा, 1 साल में क्या अचीव कर लोगे, 2 साल में क्या अचीव कर लोगे, ठीक है। तो गोल्स आर ओपन एंडेड एंड ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स। तो गोल्स आर ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स व्हिच डिनोट्स टू फ्यूचर स्टेट्स एंड फ्यूचर आउटकम्स, एंड गोल्स आर क्लोज एट्रीब्यूट्स व्हिच एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक और प्रिसाइज टर्म्स कि भैया 1 साल में 2 साल में क्या हासिल करना है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं, कैसे कैसे काम करोगे? पहले अपना विजन मिशन ऑब्जेक्टिव गोल बनाओगे, फिर आप एनवायरनमेंट को एनालाइज करोगे, खुद को एनालाइज करोगे, ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करोगे, फिर आप स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करोगे, फिर उसे इंप्लीमेंट करोगे और मॉनिटर करोगे कहीं यहाँ पे कोई रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत तो है नहीं। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, स्ट्रेटेजी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स है, प्लीज एक बार बुक से पढ़ लें। चैप्टर नंबर 3 खत्म। उसके बाद आया चैप्टर नंबर 4, बड़ा सिंपल चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 4 टर्म पढ़नी है, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट इन कॉम्पिटिशन। तो अकॉर्डिंग टू विलियम एफ लुएक, अकॉर्डिंग टू ग्रैंड स्ट्रेटजी, डायरेक्शनल स्ट्रेटजी या जेनिक स्ट्रेटजी के नाम से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें लिख के आना स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्पिटिशन। अगर बिजनेस लाइफ साइकिल के हिसाब से एमसीक्यू के लिए बात करें, अगर बिजनेस लाइफ साइकिल के हिसाब से स्ट्रेटजीज की बात करूं तो कंपनी में 4 टाइप के लेवल्स हो सकते हैं। एक हो सकता है इंट्रोडक्शन, दूसरा हो सकता है ग्रोथ, तीसरा मैच्योरिटी। और डिक्लाइनिंग, तो इंट्रोडक्शन पे क्या करना चाहिए? मार्केट को फाइन ट्यून। ग्रोथ पे क्या करना चाहिए? एक्सपेंशन। मैच्योरिटी पे क्या करना चाहिए? स्टेबिलिटी। एंड डिक्लाइनिंग पे क्या करना चाहिए? रिट्रेंचमेंट या टर्न अराउंड। इसके अलावा अगर हम कंपटीशन के हिसाब से देखें तो वहां पे भी हमारे 2 पॉइंट हो सकते हैं। पहला कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, तो कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएट फोकस। कोलैबोरेटिव स्ट्रेटेजी, आप किसी के साथ कोलैबोरेट करके compete कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर, मर्जर, एक्विजिशन करने के साथ। उसके बाद हम अब विलियम ब्लेक के थोड़े से थियरीज पढ़ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू विलियम ब्लेक, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का मतलब है कि आप उसी बिजनेस में हो, उसी प्रोडक्ट में हो, और उसी प्रोडक्ट उसी बिजनेस के साथ आप बिजनेस में डील कर रहे हो। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी मतलब इट कंटिन्यूज टू सर्व इन एंड सेम इन इट कंटिन्यूज टू सर्व इन सेम और सिमिलर मार्केट एंड डील्स इन सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बट 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 इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम कहीं ना कहीं उसी प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई इंप्रूवमेंट तो करते रहेंगे। हम पहले भी गाड़ी बनाते थे, आज भी गाड़ी बना रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी के फीचर्स अच्छे नहीं करेंगे, गाड़ी के अंदर क्वालिटी इंप्रूव नहीं करेंगे, नहीं, गाड़ी के अंदर क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, फीचर अच्छे करेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है? द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस फोकस ऑन इंक्रीमेंट, इंप्रूवमेंट करते रहेंगे अपने फंक्शन, छोटे छोटे फंक्शन के परफॉर्मेंसेस पे। सर, कंपनी स्ट्रेटेजी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्यों यूज करती है? बिकॉज कंपनी पीएलसी के टॉप लेवल पहुंच चुकी है। पीएलसी का टॉप लेवल क्या बोलता है? इसके ऊपर ग्रोथ नहीं हो सकती, जो हो उसी को बेहतर करो तो बिकते रहोगे। लेस रिस्की है, लोगों को रिस्क पसंद नहीं है, जैसा है वो वैसे ही रहना चाहते हैं। एम्प्लॉय के अंदर कंफर्टेबलनेस है कि भैया यही काम करेंगे। एनवायरमेंट रिलेटिवली स्टेबल है, हम एक्सपेंशन तब करते हैं ना एनवायरमेंट ग्रोथ वाला दिखता है। एनवायरमेंट स्टैटिक है भैया, पेंडेमिक है, जैसा चल रहा है वैसे चला लो, बहुत है। एक्सपेंशन हमें थ्रेटनिंग लगता है कि अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस ना खराब हो जाए। एंड कई बार कंपनी को लगता है कि पहले इस मार्केट में कंसोलिडेट हो जाते हैं, पहले इस मार्केट में अपनी वर्चस्व क्रिएट कर लेते हैं, जब इस मार्केट में हीरो बन जाएंगे तब बिजनेस को एक्सपेंड करने में फायदा है। प्रैक्टिस क्या है कि सेम बिजनेस सेम प्रोडक्ट रहता है, फंक्शन को एंड फंक्शन लेवल को हम एनहेंस इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम अपने बिजनेस को रीडिफाइन नहीं करते, बिकॉज पहले भी बिजनेस का काम वही था, आज भी बिजनेस का काम वही है। हम सेफ्टी ओरिएंटेड रहना चाहते हैं, स्टेटस के मतलब सेम लेवल पे काम करना चाहते हैं,
हमारे पास फ्रेश इन्वेस्टमेंट की कमी है, हम पैसा लगाना भी नहीं चाहते, हम बहुत ही माइनर इंप्रूवमेंट प्रोडक्ट की पैकेजिंग में चेंज कर रहे हैं। रिस्क, हाँ, रिस्क बहुत कम, रिस्क हमें कम लगता है बिकॉज हम इसी बिजनेस में, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम एक मॉडेस्ट ग्रोथ चाहते हैं, इसलिए हम स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ, मैमोथ ग्रोथ चाहिए, मैमोथ एक्सपेंशन, मतलब मैमथ लेवल पे ग्रोथ चाहिए, हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो इसकी वजह से कंपनी कई बार एक्सपेंशन करती है, एक्सपेंशन करती है मतलब नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, नया प्रोडक्ट सीखना पड़ेगा, नई मार्केट में जाना पड़ेगा, कुछ इनोवेटिव डिसीजन लेनी पड़ेगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका बिजनेस रीडिफाइन हो जाता है, बिकॉज एक जगह पहले मैं ईएसएसएम पढ़ाता हूँ, अब आप बोल रहे हो मैं ईएसएसएम और अकाउंट्स ही पढ़ाता हूँ। तो जब आप ये बात बोलते हो, एक्सपेंशन किया आपने अकाउंट्स के प्रोडक्ट के अंदर, तो आपकी बिजनेस, आपका रिवीजन, आपका रीडिफाइन हो गया, आपका सेट। पहले क्या बोलते थे ईएसएसएम की बेस्ट फैकल्टी, अब क्या बोलोगे ईएसएसएम अकाउंट्स की बेस्ट फैकल्टी। तो आपके कहने का नजरिया, आपका डिफाइन करने का नजरिया चेंज हो जाएगा। तो पहले हम ईएसएसएम के बाद अकाउंट्स पढ़ाने क्यों नहीं आए थे, हमें लगा पहले ईएसएसएम में मार्केट डेवलप कर ले, जब मार्केट डेवलप हो जाएगी तो फिर अकाउंट्स भी पढ़ा लेंगे। तो एक्सपेंशन एक रिस्की वेंचर है, आप इतनी आसानी से इतनी घुसते नहीं हो। तो रीजन क्यों घुसे हो फिर एक्सपेंशन में, क्यों कर अपने बिजनेस में एक्सपेंड, बिकॉज हम कह रहे हैं बिकॉज मार्केट बड़ा बड़ा मार्केट बड़ा अट्रैक्टिव है, बच्चे मार्केट में कई सारे अकाउंट्स पढ़ाने वाले कोई फैकल्टी नहीं, आप ही पढ़ा दो ना, प्लीज प्लीज पढ़ा दो ना। मार्केट आपके लिए ग्रोथ डेवलप कर रहा है सर, क्यों क्यों ना घुसा जाए उस मार्केट में। प्लस कई बार स्ट्रेटेजिस्ट फील करते हैं मोर सेटिस्फाइड। अब ये अकाउंट्स ये इसको साइड में रख दो। कंपनियां कई बार एक्सपेंशन इसलिए भी करते हैं बिकॉज उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, वो कह सकते हैं दुनिया में हमने 2 सालों में कुछ अचीव किया, हमने कुछ अचीव किया, अचीव किया मतलब हमने कुछ बिजनेस को एक्सपेंड किया। तो स्ट्रेटेजिस्ट फील मोर सेटिस्फाइड जब वो ग्रोथ देखते हैं, वो कुछ एक्सपेंशन देखते हैं। इसके अलावा अगर मैं ही अकाउंट्स, एफएम, कॉस्ट, टैक्स, ईएसएसएम, ऑडिट, लॉ सब कुछ मैं ही पढ़ाऊंगा तो क्या होगा, मार्केट में मेरा कंट्रोल होगा। अगर मेरे इंस्टीट्यूट में हर टाइप की फैकल्टी, हर टाइप के टीचर्स हैं, आईजीपी के पास हर टाइप के टीचर्स हैं, हर सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, तो क्या होगा, बच्चा फिर यहीं पढ़ेगा, कहीं और नहीं जाएगा। और हमारे पास 2-3 सब्जेक्ट के टीचर नहीं है तो बच्चा भी वहां भी जाएगा, वहां जाएगा तो कॉम्पिटिशन डेवलप होगा तो वो भी ग्रो कर सकता है। तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं सर, अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो तो मतलब मार्केट में कंट्रोल बनाने की कोशिश करो। अगर हर सब्जेक्ट का टीचर है तो बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए आपके पास आएगा ही आएगा, तो आप मार्केट में कंपेटिटिव एडवांटेज में जा सकते हो। प्लस कई बार लोग एक्सपेंशन इसलिए भी करते हैं बिकॉज एक्सपीरियंस आपको हासिल करना है, बिकॉज जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी तभी हमें कॉस्ट रिड्यूस होगी, और कई बार क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा। और सस्ता करना है तो क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, सस्ता करना है क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी तो बिजनेस एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक मार्केट से दूसरे मार्केट में जाना पड़ेगा। इंडिया के साथ साथ अमेरिका में भी बढ़ाना पड़ेगा, अमेरिका में भी सामान बेचना पड़ेगा, जो कि ओप्पो वीवो कर रहे हैं। वही क्वालिटी है जो एप्पल उस लेवल का मेहनत पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट सस्ती क्यों है, बिकॉज वो ओवरऑल मार्केट को कंसीडर करके अपना प्रोडक्ट बेचे, जिसकी वजह से उनकी प्राइवेट कॉस्ट सस्ती हो जाती है। सर, करेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्रोथ स्ट्रेटेजी की, बिजनेस को रीडिफाइन करना। रिवॉर्ड्स हमेशा रिस्की होते हैं, लेकिन हाई होंगे तो रिस्क तो होगा ही होगा। मेमोथ ग्रोथ चाहिए हमें, अल्टीमेटली हमें वर्सेटाइल होना पड़ेगा नए मार्केट में नए प्रोडक्ट को सीखने के लिए। और एक्सपेंशन दो टाइप से हो सकता है, इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन हमने पढ़ रखा है एंस ऑफ मैट्रिक्स में थोड़ा बहुत। इंटेंसिफिकेशन कैसे कैसे होता है, मार्केट को पेनिट्रेट करके, प्रोडक्ट को डेवलप करके या मार्केट को डेवलप करके। डाइवर्सिफिकेशन कैसे कैसे हो सकता है, मैंने दे रखा है। फर्स्ट इज वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन मतलब रॉ मटेरियल आता है, आप सामान को फिर ऑपरेशन पे डालते हो, ऑपरेशन के बाद फिनिश गुड्स बनाते हो, फिनिश गुड्स के बाद उसको मार्केट में सेल करते हो। तो अगर आप इसी चेन में पीछे जा रहे हो, हम सिर्फ सामान बनाते थे, अब से रॉ मटेरियल भी हम ही बनाएंगे, तो आप क्या हो गए, बैकवर्ड डाइवर्सन। हम सिर्फ सामान बनाते थे, आज का सेल भी हम ही करेंगे, तो क्या हो गया, फॉरवर्ड डाइवर्सेशन। दोनों किसका पार्ट है, वर्टिकल का। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, कंपनी एक बिजनेस फॉर एग्जांपल कोको कोला बेच रही है, कोको कोला के साथ उसको पता चला कि चिप्स भी बहुत बिकते हैं, तो उसने चिप्स बेचना भी शुरू कर दिया, कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट है। तो अगर कंपनी सेम लेवल पे तो अलग अलग बिजनेस चला रही है, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। अब एज पर द न्यू स्टडी मटेरियल नॉर्म्स, हॉरिजॉन्टल के भी दो पार्ट हो जाते हैं, कंसल्टिंग एंड कॉन्ग्लोमरेट। अगर बिजनेस किसी ऐसे बिजनेस में कूद रही है, पैरेलली किसी ऐसे बिजनेस में कूद रही है जिसका लेना देना है, जिसका मार्केट, जिसका प्रोसेस, जिसकी टेक्नोलॉजी सेम है जो कि पहले वाले के साथ थी। एक पहले हम बनाए थे दूध, अब हम बना रहे हैं छाछ, साथ में पनीर, साथ में घी। तो इन दोनों का मार्केट सेम है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मार्केट। तो आपका प्रोडक्ट चेंज हो रहा है लेकिन मार्केट सेम है, तो इसे क्या बोलेंगे, कंसेंटेड। बिकॉज पहला बिजनेस दूसरे बिजनेस से रिलेट करता है, या तो मार्केट वाइज या प्रोसेस वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज। लेकिन पहले आप बनाए थे मिल्क, अब आप बना रहे हो अब आप बना रहे हो टेक्सटाइल, कपड़े बना रहे हो, तो भैया कोई रिलेशन नहीं है। तो ना तो मार्केट वाइज मैच करते हो, ना प्रोडक्ट वाइज मैच करते हो, टेक्नोलॉजी वाइज मैच करते हो, तो इसे बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। कई बार कंपनी एक्सपेंशन करती है किसी दूसरी कंपनी के साथ जुड़ के, क्यों, बिकॉज हम दूसरी कंपनी के स्किल सीख जाते हैं इससे। तो दूसरा, हम दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो सस्ता हो जाएगा, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग है, दोनों मिल जाते हैं, सस्ते हो जाएंगे। थर्ड, कई बार हम इसलिए भी जुड़ते हैं बिकॉज हम आपस में अपने रिसोर्स को पूल कर सकें, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं आना, दोनों मिलके, मेरे पास रूम नहीं है, मेरे पास भी रूम नहीं, दोनों मिलके रूम खरीदते हैं, दोनों साथ में आपस में शेयर करते हैं। एंड समटाइम्स पॉलिटिकल रीजन, मेरे को इस मार्केट में कोई नहीं जानता, लेकिन तेरे को इस मार्केट में सब जानते हैं, तेरे पास पॉलिटिकल पावर भी है, तो प्लीज मुझे अपने साथ जोड़ ले, दोनों मिलकर साथ में बिजनेस करेंगे। तो दीज आर द रीजंस।
ड्यू टू विच स्ट्रेटेजिक अलायंस टेक दिस। डिसएडवांटेज क्या है सर? अगर आपकी नॉलेज आपको आपने किसी का शेयर कर ली, कल आपको छोड़ के चला गया तो आपके लिए वो नया कंपेटिटर बन सकता है। इंटेंसिफिकेशन, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्सपेंशन दो टाइप से हो सकते हैं, एक्विजिशन और मर्जर के थ्रू भी हो सकता है सर। पहले तो आपने एक्सपेंशन किया, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पार्ट एक्सपेंशन मर्जर सेम है। एग्जिस्टिंग कंपनी किसी नई कंपनी के साथ किसी नए बिजनेस में खुद जा रही है तो डाइवर्सिफिकेशन, किसी के साथ जुड़ रही है तो मर्जर एक्विजिशन। मर्जर मतलब दो लोग आपस में दोस्त हैं, दोनों का नाम आएगा। एक्विजिशन मतलब आपने उसको खरीद लिया, मतलब अनफ्रेंडली नेचर का है। एक्विजिशन कितने टाइप का हो सकता है? सेम, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, को कंसेंट्रिक को उन्होंने यहाँ पे वर्ड दे दिया, को जेनरिक एंड कॉन्ग्लोमरेट। नेक्स्ट इज रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या है? कंपनी अपना एक मेजर पार्ट ऑफ द बिजनेस या पूरी का पूरा कंपनी ही बंद करने पे जा रही है। रिट्रेंचमेंट के एटलीस्ट रिट्रेंचमेंट के तीन फेज होते हैं, एटलीस्ट इज द रॉन्ग वर्ड। रिट्रेंचमेंट के तीन फेजेस होते हैं, तीन स्टेप्स होते हैं। पहला फेज होता है डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी, टर्नआउट स्ट्रेटजी एंड लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। लेकिन ये अगर मैं सिक्वेंशली देखूं तो सबसे पहले आता है टर्नआउट, देन डाइवेस्टमेंट, देन लिक्विडेशन। टर्नआउट का मतलब है कंपनी के प्रोडक्ट खराब थे, कंपनी का बिजनेस खराब था, कंपनी कुछ तो दिक्कत थी, तो कंपनी उस दिक्कत की वजह से अंदर गई और अंदर जाके अपने आप को ठीक किया और दोबारा मार्केट में आई ठीक करके, ताकि वो मार्केट में उन कंपैरेटर के साथ लड़ भिड़ सके। तो इसे कहते हैं टर्नआउट स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे हम स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेटिंग एक्शन अंडरटेक करते हैं। कौन कौन से? स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेटिंग एक्शन अंडरटेक करते हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि कंपीट कर सके इन द सेम बिजनेस बाय इंप्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस। मैगी लड़ पाई गई, खराबी थी उसके अंदर, तो लोगों ने बोला हम नहीं खरीदेंगे, हम नहीं खरीदेंगे, तो मैगी अंदर गई। उसने अपनी रणनीति, स्ट्रेटेजी में और ऑपरेशन प्रोसेसिंग में चेंजेस लाए। भैया हम वापस जाएंगे, अंदर चेंज करें 6 महीने, हम वापस कूदेंगे। और फिर बाद जब मार्केट में है तो फिर से नया ऐड आए। अरे माँ का ऐड आता है, माँ क्या कहती है? थैंक यू मैगी वापस आने के लिए। मेरे को तो बड़ा डर लगता था, मेरा बच्चा बीटेक में पढ़ता है, वो कॉलेज में रहता है, मेरे को तो पता ही नहीं था कि बकायदा वो बंदा क्या खाता होगा, टेंशन बड़ी रहती थी। लेकिन अब तुम आ गई हो मैगी, उसे मैगी बनानी आती है, वो भूखा नहीं सोएगा, मैं टेंशन फ्री हो गई, थैंक यू मैगी। तो आपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चेंज की। तो टर्नआउट स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेटिंग एक्शन अंडरटेकन बाय अ मैनेजर, ताकि हम compete कर सके सेम बिजनेस में, ताकि बाय इंप्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस। हम अंदर क्यों गए थे? अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रेटेजिकली एंड एंड ऑपरेशनली, ताकि हम मार्केट में आकर दोबारा से लड़ भिड़ सके। सर कब कब टर्न अराउंड कर लेना चाहिए? सर जब कंपनी को लगता है कि मार्केट में अब हम रह नहीं सकते, हम मार्केट नो लॉन्गर विश टू रिमेन इन द बिजनेस। ठीक है। दूसरा, हमें लगता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो मिसमैच कर रहा है। ठीक है। हमें लगता है नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है, हमें लगता है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया, हमें लगता है टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं कर पा रही है, हमें लगता है बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। तो कंपनी को उस टाइम पे टर्नआउट स्ट्रेटजी करनी चाहिए। हालांकि ये पॉइंट आपको देखने को डिट्टो से मिलेंगे कहाँ पे? डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी में। अब आईसीए ने न्यू स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली ये पॉइंट यहाँ से हटा दिए और ये पॉइंट बस यहाँ पे छोड़ रखे, तो उसको वहां से काट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टडीमेट के अकॉर्डिंग। तो व्हाट इज टर्नआउट स्ट्रेटजी? टर्नआउट स्ट्रेटजी मतलब स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेटिंग एक्शन अंडरटेकन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू कम्पीट इन द सेम बिजनेस बाय इंप्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस। कैसी कहते हैं टर्नआउट स्ट्रेटजी? सर सबसे पहले तो हम असेस करते हैं करंट प्रॉब्लम के, करंट प्रॉब्लम के रूट कॉज पे जाकर समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज एनालाइज करते हैं सिचुएशन को और डेवलप करते हैं प्लान। हमें लगता है इस प्लान को इंप्लीमेंट होने में बहुत टाइम लग जाएगा और तब तक हमें कंपनी को सर्वाइव भी करना है, तो इंप्लीमेंट इमरजेंसी एक्शन प्लान। अभी क्या करें? इमरजेंसी एक्शन प्लान। इस दौरान अंदर ही अंदर हम रीस्ट्रक्चर करते हैं बिजनेस को। रीस्ट्रक्चर करते हैं बिजनेस मतलब पीपल मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, जो भी हमारे मार्केटिंग मिक्स से पॉइंट होते हैं। मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट कौन कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। इनमें कोई ना कोई दिक्कत होगी जिस वजह से हमारा बिजनेस चला होगा, तो इनको चेंज करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं एंड रिटर्न टू नॉर्मल। रिटर्न टू नॉर्मल का मतलब हमारा 30% शेयर था जो हम बिजनेस में काम करते थे, एकदम से घट के 15% हो गया। हम अंदर आए, हमने अपने आप को ठीक किया, दोबारा गए, दोबारा जाके हमें से 12%, 12% पता तो पहले ही कमाए थे, दोबारा जाके 34, अरे अरे हम उतना ही मैच करते जितना पहले कमाते थे। इसका मतलब हम रिटर्न टू नॉर्मल हो चुके हैं। तो रिटर्न टू नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि वापस आ जाना, वापस आके उस लेवल को अचीव करना जिस लेवल पे आप वापस पहले थी। So what is turnout strategy? Turnout strategy is strategic and operating action undertaken by an organization to compete in the same business by improving its performance. Action plan क्या है turnout strategy का? Assessment of current problem, analyze the situation and develop a strategic plan, implement an emergency action plan, sir, restructuring the business and return to normal. उसके बाद डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे आते हैं। डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी का मतलब क्या है सर? कई बार टर्नआउट फेलियर हो जाता है, हम अंदर तो गए थे, लेकिन जब अंदर गए थे और मार्केट में दोबारा वापस आए तो तब तक मार्केट में कंपेटिटर हमारा बिजनेस खा चुके थे। मैं अंदर गया ठीक करने के लिए, लेकिन मार्केट में उस 6 महीने में कोई ना कोई तो पढ़ेगा, कोई कोचिंग, तो बंदों ने दूसरे टीचर से कोचिंग पढ़ ली, दूसरे टीचर से कोचिंग पढ़ ली। बच्चा पढ़ने वाला अच्छा होना चाहिए, टीचर तो सभी अच्छा पढ़ाते हैं। उस बच्चे की रैंक आ गई तो अल्टीमेट टीचर ने बोला मेरे यहाँ से रैंक आई है, अब भीड़ जा रही है वहां पे रैंक की वजह से। तो क्या हो गया सर? कई बार जब अंदर जाते हो तो मार्केट में आपके कंपेटिटर आपकी पोजीशन खा लेते हैं। मैगी जब अंदर गया तो yippee नूडल, पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया, हमारा खाओ हमारा खाओ। लेकिन अगर आपके अंदर यूनिकनेस है, आपके अंदर क्वालिटी है, तो आप जब वापस भी आओगे तो चल जाओगे।
लेकिन अगर नहीं चल पाए तो आपको अपने उस बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, ताकि नेस्ले का सिर्फ अगर मैगी बंद कर देंगे तो एटलीस्ट नेस्ले के माइलो पे फर्क नहीं पड़ेगा, नेस्ले के किटकैट पे फर्क नहीं पड़ेगा, नेस्ले के कॉफी पे फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी एसबीयू चल पाएंगे। अगर आप इसी बिजनेस को लॉस में भी चलाते होगे तो उन बिजनेस का भी प्रॉफिट खराब हो सकता है। उस बिजनेस जो आप कमाओगे वो उसमें लगेगा नहीं, वो यहाँ लगेगा, तो वो एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे तो बिजनेस ठप हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, एक यूनिट, एक एसबीयू बंद कर देनी चाहिए। अगर एक एसबीयू बंद करें तो उसे बोलते हैं डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी। डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी कब कब कर लेनी चाहिए, जब आपको लगता है कि आपका जो करंट प्रोडक्ट है वो मैच नहीं कर पा रहा बाकियों के साथ, जब आपको लगता है निरंतर नेगेटिव परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो दे रहा है, जब आपको लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, आप उसे लड़ नहीं सकते, जब आपको लगता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जरूरत है लेकिन आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर नहीं रहे हो, जब आपको लगता है कि बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इस जगह से प्रोडक्ट हटाते हैं, पैसा कहीं और लगाते हैं, एंड ये सबका मिक्स जो होगा वो होगा कॉम्पिटिशन स्ट्रेटजी। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ओके, ठीक है। एलासिस लिक्विडेशन स्ट्रेटजी, ये कॉम्बिनेशन नीचे आना चाहिए था, लिक्विडेशन ऊपर जाना चाहिए था, एरर हो गई है बुक की रीडिंग में। तो लिक्विडेशन स्ट्रेटजी मतलब कंपनी अब अपने बिजनेस को बंद कर दी, कंपनी एक यूनिट नहीं, कंपनी ने उस टाइम पे एक यूनिट बंद नहीं की, अब तो ऐसे हालात होंगे कंपनी को अपनी पूरी कंपनी बंद करनी पड़ेगी। दैट्स अ लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। खत्म ये चैप्टर। चैप्टर नंबर 4 कैसा लगा आपको? चैप्टर नंबर 4 रिवाइज कर पाए? हमने 4 चैप्टर रिवाइज कर लिए, 1 2 3 4। गेट ऑन दैट एंड फ्लो, रिप्लाई कर दें। ये थोड़ा सा पॉज देने का तरीका होता है एक। ओ माय गॉड, 4 चैप्टर खत्म हो गए यार, ऐसे कैसे? मुझे तो आता भी नहीं है, मुझे आता है, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, हाँ मैं क्लास के एग्जाम्पल से रिलेट कर पा रहा हूँ, हाँ मैंने कुछ ऐसा पढ़ा था, या मैं अपने क्लासेस रिवाइज कर पा रहा हूँ, हाँ ये हमने ऐसे टॉपिक्स पढ़े थे, हाँ ये ऐसा ऐसा। 2 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर आपकी पूरी ऐसे रिवाइज हो रही है, आपके जान लोगे बच्चे। संगीता डबल थम्स अप दिखा रही है। बाकी बच्चे, अमित कह थैंक यू, थैंक यू, फिर से थैंक यू यार, ऐसे कैसे? सुरेश कह गुड, हर्ष कह मजा आ रहा है। अच्छी बात है अगर आपको मजा आ रहा है तो, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। चलो नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 दो ही टॉपिक थे, माइकल पॉर्टर, 5 फोर्सेस मॉडल एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे हासिल किया जाएगा, अगेन माइकल पॉर्टर जी की थ्योरी। तो पॉर्टर 5 फोर्सेस मॉडल में क्या बोलते हैं कि आपको कंपटीशन की फोर्सेस, आपको थ्रेट्स 5 जगहों से आ सकता है। तो पहली जगह से कहां से आएगा सर? थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट। आप दी डायग्राम आपको याद होगा, एक कंपनी बीच में थी, ऊपर टिंगडिंग टिंगडिंग टिंगडिंग, तो एक कंपटीशन कहां से आ सकता है आपको? राइवलरी से, दूसरा कहां से सर? न्यू एंट्रेंट से, तीसरा कहां से? सब्स्टिट्यूट से, चौथा बार्गेनिंग पावर सप्लाई और बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। तो कंपनी को 3 स्टेप में इसको समझना पड़ता है कि कंपटीशन के प्रेशर कहां कहां से आ रहे हैं, कितने कितने आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है, फेवरेबल है, मॉडरेट है, टीनेबल है, कैसे हैं, और ये डिटरमाइन करना है कि इन सब कॉम्पिटिटिव प्रेशर होने के बावजूद भी क्या कंपनी अपना प्रॉफिट कमा पा रही है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है या नहीं है। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो कंपनी को फिर माइकल पॉर्टर स्ट्रेटजी के पास जाना पड़ता है। माइकल पॉर्टर अंकल बोलते हैं कि अगर आपको मार्केट में दोबारा से अपनी जगह बनानी है, कंपटीशन में एडवांटेज चाहते हो, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप कॉस्ट कम कर दो, या आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दो, या फिर आप फोकस स्ट्रेटजी, एक पर्टिकुलर मार्केट के लिए काम करो, पर्टिकुलर कस्टमर के लिए काम करो। ठीक है, मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको आप खुद से पढ़ सकते हो। ऊपर वाले पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। कॉमन बैरियर्स क्या है किसी भी न्यू एंट्री के? अगर आपकी कंपनी कोई भी काम कर रही है तो 5 जगहों से फोर्सेज आ सकती है। आवाज आ रही है? 5 जगहों से फोर्सेज आ सकती है। पहली फोर्स कहां से आ सकती है सर? करंट राइवलरी से, राइवलरी मतलब जो आप जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं आप ही की इंडस्ट्री में। दूसरा कहां से? एक नया खिलाड़ी आपके मार्केट में कूद रहा है, न्यू एंट्रेंट। तीसरा कहां से? आपका सब्स्टिट्यूट डेवलप हो गया है, लोग अब कोका कोला की जगह रूअफ़ज़ा पीने लगे, जबकि रूअफ़ज़ा एक अलग मार्केट है। लोग अब मैगी की जगह पॉपकॉर्न खाने लगे, पॉपकॉर्न एक अलग प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, तो सब्स्टिट्यूट मार्केट हिट हो गई है। या फिर सप्लायर जो आपको सामान देता था उसकी औकात बढ़ गई, कह रहे सर मैं तो क्रिटिकल रिसोर्स देता हूँ, मेरा जैसा सामान कोई और नहीं दे सकता, मैं तो महंगा बेचूंगा। तो उसकी बार्गेन करने के बाद से आप डर जाते हो, क्यों? बिकॉज अगर वो महंगा देगा तो कस्टमर से महंगा चार्ज करेगा, कस्टमर हमारा प्रोडक्ट महंगा खरीदेगा नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट, सर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर नहीं बढ़ जाती, कहता है सर मैं ही तो हूं जो तेरा प्रोडक्ट खरीदता हूं, अगर मैं ही नहीं खरीदूंगा तो फिर कौन खरीदेगा, सस्ता बेच चल मुझे, वरना देख मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो कई बार कस्टमर भी अपनी बार्गेनिंग पावर के आपको डराता है। तो ये 5 सोर्सेज है जहां से आपको डर लगता है। तो 3 स्टेप्स में समझते हो, आइडेंटिफाई द प्रेशर, इवैल्यूएट करते हो और डिटरमाइन करते हो क्या ये कलेक्टिवली आपको परेशान कर सकते हैं या फायदा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि थ्रेट्स फ्रॉम द न्यू एंट्रेंट कौन कौन से थ्रेट है। तो न्यू एंट्रेंट के जो थ्रेट है कि नया खिलाड़ी आ जाएगा, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। कब डरने की जरूरत नहीं है? बिकॉज कुछ बैरियर्स हैं, कुछ रुकावटें हैं जिसकी वजह से नया खिलाड़ी मार्केट में आ ही नहीं पाएगा। पहला, कैपिटल रिक्वायरमेंट, पैसे की बहुत जरूरत है। वो आपको कम्पीट करने के लिए आएगा, पैसा लेके आएगा, लेकिन पैसा है नहीं, बस नहीं, लड़ नहीं पाएगा।
इकोनॉमी ऑफ स्केल। उसके पास उसके पास अगर वो सस्ता करके बेचना भी चाहता है तो उसके पास उतने कस्टमर्स नहीं है। आप ऑलरेडी 1000 बच्चे पढ़ा रहे हो, वो मार्केट में नया नया कूदा है, 1000 बच्चे एकदम से नहीं आएंगे, और 1000 बच्चे जब एकदम से नहीं आएंगे तो इतनी सस्ती नहीं दिख पाएगा, कॉस्ट सस्ती नहीं दिख पाएगा तो कस्टमर आप ही के पास बैठा रहेगा। तो अगर वो इकोनॉमिक नहीं कर पाया, सस्ता नहीं कर पाया, तो कस्टमर उसके बाद शिफ्ट नहीं करेंगे तो उसके लिए रुकावट है, वो मार्केट में कूद ही नहीं सकता, मार्केट में आपकी औकात खराब ही नहीं कर सकता। बड़े कोई डिफरेंशिएट कुछ नया बेच सकते हो? नहीं सर, हम तो वही पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ाते हो, आपसे पढ़ के ही तो सीख रहे हैं, कुछ नया तो आता नहीं है हमें। बट प्रोडक्ट को कुछ डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। स्विचिंग कॉस्ट कस्टमर के सेंस से देखी जाती है। कस्टमर के सेंस से मतलब क्या? फॉर एग्जांपल कस्टमर किसी टेस्ट के साथ बंधा हुआ है, कस्टमर मैगी के टेस्ट के साथ बंधा हुआ है, कस्टमर कोलगेट के साथ थोड़ा बंधा हुआ है, और वो पतंजलि यूज भी करता है, वो वो पतंजलि की मैगी खाता भी है, लेकिन उसको कहता नहीं नहीं यार, इसका टेस्ट में वो वाली बात नहीं है जो मैगी में थी, इसके टेस्ट में वो वाली बात नहीं है जो कोलगेट में थी, और कस्टमर दोबारा से आपके पास आता है बिकॉज कस्टमर को स्विच नहीं किया जाता। इसको हम कुछ ऐसे समझाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये एक लोकेशन है एक्स और ये एक लोकेशन है वाई, कस्टमर यहां रहता है, ठीक है। अब मिस्टर एक्स फीस चार्ज कर रहा है 10,000, कस्टमर और जो वाई वाई लोकेशन में जो टीचर रहता है वो चार्ज कर रहा है 8,000। तो इसका मन करेगा कि मैं वाई से आगे पढ़ूं, सस्ता पढ़ाता है, लेकिन इतना दूर आने जाने में इस बच्चे के 3 घंटे वेस्ट हो रहे हैं, तो ये कहता है मैं तो मिस्टर एक्स ही पढ़ लूंगा, भैया 2,000 एक्स्ट्रा देना पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो मार्केट में नया खिलाड़ी वाई आया, तो लोकेशन इतनी दूर है कि कस्टमर स्विच नहीं कर पाएगा, कस्टमर शिफ्ट नहीं कर पाएगा, स्विच नहीं कर पाएगा, आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। नेक्स्ट इज कस्टमर एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ, ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है, वो अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है। ये तेरा कौन सा ब्रांड, नाम तो नहीं सुना कभी, यूट्यूब पे क्लासेस भी नहीं तुम्हारी फ्री की, सॉरी हम पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। तो कस्टमर एक ब्रांड से जुड़ा होता है, वो ब्रांड तब तक नहीं छोड़ता जब तक नया नए वाले बंदे ने सुपर उस लेवल का ब्रांड ना क्रिएट किया हो, और नया ब्रांड क्रिएट करना इतना आसान टास्क नहीं है। इसके अलावा एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आपका सही जगह पे होना भी बहुत जरूरी है। लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को हिंदुस्तान यूनिलीवर क्यों बेच देती है? सपोज मेरी बात करूं तो मैं आईजीपी के स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा हूं, आईजीपी में ऑलरेडी यूट्यूब पे इतने फॉलोअर्स हैं, तो मैं जब अपनी वीडियो पोस्ट करूंगा यूट्यूब पे, तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी सीए इंटर की तैयारी कर रहे हैं, उनको एकदम से पॉपअप होगा कि आईजीपी में आज रिवीजन क्लास डली है एसएम की, और वो देख सकते हैं। और अगर मैं खुद का कोई यूट्यूब चैनल बना के उसमें वीडियो पोस्ट करूंगा, पहले मुझे अपने सब्सक्राइबर ढूंढने पड़ेंगे, लोग ढूंढने पड़ेंगे जो मेरी वीडियो देखेंगे, तब जाकर तक व्यू पहुंचेगा। तो मैं अगर अपना यूट्यूब चैनल बनाता हूँ तो शुरुआती शुरुआती लेवल पे यूजर्स व्यूअर्स इतने नहीं आएंगे, 200 250। अगर मैं आईजीपी पे डालता हूँ तो एक दिन के अंदर 1000 तो ऐसी हो जाएगी। क्यों? बिकॉज वहाँ ऑलरेडी सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा है। तो आपका सही डिस्ट्रीब्यूशन, सही जगह पे होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप सही जगह पे नहीं हो, यानी न्यू इंटेंट आ रहा है, वो कहता है मेरा प्रोडक्ट बेच, और जो एग्जिस्टिंग रिटेलर कहता है भाई साहब मैं तो हिंदुस्तान वीवो का बेचता हूँ, भाई तुम मेरा क्यों नहीं बेचा? भैया हिंदुस्तान वाला का बेचता हूँ, ज्यादा प्रॉफिट देते हैं, तुम ज्यादा प्रॉफिट दोगे? कह रहा हम तो नई नई कंपनी ज्यादा प्रॉफिट, तुम तुम्हारा क्यों बेचे? और अगर उसका प्रोडक्ट रिटेलर नहीं बेचेगा तो उसका प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिविजेशन, तुम आओगे और एग्जिस्टिंग खिलाड़ी तुम्हारे से रिएक्ट ना करेगा, ऐसे कैसे? तुम मार्केट में सस्ता बेचने की कोशिश करोगे, मार्केट में हमारे रिटेलर्स को पटाओगे, और हम तुम्हें करने देंगे, तुम नए नए एडवर्टीजमेंट चलोगे, तो हम क्या एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे? एग्जिस्टिंग कस्टमर, एग्जिस्टिंग कंपनी रिटेलिएट करेगी, लड़ेगी आपके साथ, तो सब मार्केट में नया खिलाड़ी कूद नहीं पाएगा। सर बायर भी क्या परेशान करता है? यस, बायर सिर्फ तब परेशान कर सकता है जब आप बायर के पास पूरी नॉलेज है। बायर बड़ा बायर है, सारे प्रोडक्ट आप ही के वही खरीदता है, और बायर से आप दूसरे बायर पे शिफ्ट नहीं कर सकते। सप्लायर भी आपको परेशान कर सकता है अपनी बार्गेनिंग पावर से, कब? जब उसका प्रोडक्ट क्रूशियल है और आप कहीं और से खरीद नहीं सकते, और अगर आप कहीं और से खरीदने जाओगे तो स्विंग कॉस्ट बहुत हाई है, और ज्यादा पावर, ज्यादा कंट्रोल किसका ऐसा सेलर का है, जब तक आप वो रॉ मटेरियल नहीं खरीदोगे आप सामान बना ही नहीं सकते, तो आपको सप्लायर से वो सामान महंगा तो खरीदना ही पड़ेगा। थ्रेट्स ऑफ राइवलरी, राइवलरी कब ज्यादा बढ़ जाते हैं सर? जब मार्केट में कोई लीडर ना हो, जब मार्केट में लीडर है लेकिन मार्केट में कंपटीटर बहुत ज्यादा है, सब जब मार्केट से आप बाहर नहीं निकल सकते, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के बैठे हो, अब इसी मार्केट में लड़ते आते हो, उस फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए मार्केट छोड़ते नहीं हो, तो यहीं पे कंपटीटर बढ़ते जा रहे हैं। कंपटीटर में एग्जिट बैरियर है, बाहर जाओगे तो करोगे क्या? जॉब करेंगे, जॉब कितने की मिल जाएगी? 20,000 पर मंथ। यहाँ पे कितना कमाए? ज्यादा ही कमा रहे, तो मार्केट छोड़ के मत जाओ, एग्जिस्टिंग मार्केट में ही रहो। तो एग्जिट का बैरियर निकल के जाओगे तो कुछ आता ही नहीं है, तो इसी मार्केट में रहते हैं, फ्री में पढ़ाएंगे, यूट्यूब की क्लासेस फ्री में डालेंगे, और का भी धंधा खराब करेंगे। कंपेटिटर्स हैव लिटिल अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंशिएट देयर ऑफरिंग्स, आपके पास कुछ नया करने के लिए होता है, तो आप मार्केट में compete ही ना कर रहे होते। अगर भाई आप यूनिक यूनिक चीज दे रहे हो तो आपको कोई कंपटीशन नहीं है, कस्टमर आपको बिंदास खरीदेगा। लेकिन आप वही बेचो जो कोई और बेच रहा है, फिर तो कस्टमर कंपेयर करेगा ना, फिर तो कंपेयर करेगा, जहां सस्ता वहां पे जाएगा। तो आपका यूनिकनेस नहीं कुछ करने के लिए, तो आप यही रहोगे तो रायवलरी में लड़ते रहोगे, भिड़ते रहोगे। एंड जब मार्केट में कस्टमर कम हो गया, ग्रोथ कम हो रही डे बाई डे, तो भैया वही लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले एक टीचर खुश था, 100 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, खुश हूँ, मेरे को बेशक तुम्हारे बच्चों को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, मैं 100 बच्चे पढ़ा हूँ, मैं उसमें खुश हूँ।
लेकिन मार्केट में पढ़ने के लिए 50 बच्चा आ रहा है, अब वो हैवी एडवर्टीजमेंट करेंगे, ऋषभ थॉमस, ऋषभ से मत पढ़ो, हमसे पढ़ो, ऐसा क्यों बोलेंगे? बिकॉज उनके पास उनके 100 बच्चे नहीं पहुंचे। जब मार्केट में ग्रोथ कम होती है तो कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन होता है, गला काट कॉम्पिटिशन होता है। ये अब मैंने आपको होमवर्क दे दिया, कॉस्ट एडिशन डिफरेंशिएशन, ये बच्चे का एक बेसिक्स है, ये बच्चे को पता होता है। चैप्टर नंबर 6 फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी। फंक्शन लेवल मतलब कंपनी में कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी होती है, हमने पढ़ी। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी होती है, हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ी। क्या बिजनेस कंपनी को फंक्शन पे भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है? हाँ सर। बिकॉज क्यों बनाते हो सर, क्यों बनानी जरूरी है? बिकॉज अगर फंक्शन लेवल की स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो फंक्शन स्टाफ को एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल जाएगी क्या काम करना है। फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी होगी तो इंप्लीमेंट करने में आसानी होगी। फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी अगर पहले से ड्राफ्ट होगी तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये टास्क दिया था क्यों नहीं किया, दे एक्ट एज अ बेसिस फॉर कंट्रोलिंग। फंक्शन स्ट्रेटेजी होगी, सेल्स तुम्हें इतना सेल्स करना है, प्रोडक्शन तुम्हें इतना बनाना है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन तुम्हें इतना परचेस करके लाना है, इतना कंज्यूम होना है, तो हार्मनी रहेगी, कोऑर्डिनेशन रहेगी, कोई भी ऊपर नीचे वाला काम नहीं होगा, बिकॉज पहले से उनके लिए बेंचमार्क, पहले से उनके लिए स्टैंडर्ड बने बनाए हैं। तो सेम काम उनके होंगे, वो आसानी से हैंडल कर पाएंगे बिकॉज उनकी स्ट्रेटेजी को पहले से बना के दी जा चुकी है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, यहाँ से पढ़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपको पता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस और पीपल। प्रमोशन कैसे कैसे कर सकते हैं, यानी इस पॉइंट का एक डिटेल क्वेश्चन बन जाता है कि प्रमोशन करने की टेक्निक क्या है। आप पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं, अपने यहाँ पे एम्प्लॉय अपॉइंट करो, वो आपकी डायरेक्ट सेलिंग करेंगे फेस टू फेस। एडवर्टीजमेंट, आप एक एडवर्टीजमेंट चलाओ, हर जगह दिखेगा एडवर्टीजमेंट, लेकिन पता नहीं चलता कि उस एडवर्टीजमेंट से रेवेन्यू कितना आ रहा है, बट पर्सनल सेलिंग को पता चलता है। आपने इस एम्प्लॉय को यहाँ भेजा था, वो यहाँ से कितना कस्टमर लेके आया। पब्लिसिटी, इसमें पैसा खर्च नहीं होता, आप कुछ ऐसे काम करते हो लाइक बिजनेस कॉन्फ्रेंस लेना, मीटिंग्स लेना, या मैं अपनी ये वीडियो यूट्यूब पे डलवा दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो पब्लिसिटी। ठीक है, कोई पैसा तो लग नहीं रहा। एडवर्टीजमेंट में क्या है कि बकायदा मैं एडवर्टीजमेंट कराऊंगा, पैम्पलेट लगाऊंगा, होर्डिंग लगाऊंगा कि मैं पढ़ाता हूँ, फ्री की वीडियो डाल दी यूट्यूब पे, जिन बच्चों का एग्जाम है वो देखेंगे और उनको रेफर करेंगे, बेटा तुम भी देख लो, तुम्हारा भी एग्जाम पास हो जाएगा, ऋषभ कुमार ने बहुत अच्छी वीडियो डाली है। अपने आप नाम फैल रहा है, आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट से सेल्स प्रमोशन, आप डिस्काउंट दे सकते हो, कंटेस्ट रख सकते हो, मनी रिफंड टेस्ट सीरीज रख सकते हो, ताकि आप सेल्स को प्रमोट कर सको। ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में दो बेसिक क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि कंपनी पैसा कहाँ से रेज करे, तो पैसा कहाँ से रेज करे मतलब इक्विटी से रेस कर सकती है, डिवेंचर से रेस कर सकती है, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि कंपनी को एक जगह से पैसा रेस करना चाहिए, बहुत सारे सोर्सेज है, सोर्सेज ऑफ फंड, आपको उसके ऊपर क्वेश्चन लिखना है। इंटरनल बोरिंग भी कर सकती है, यानी रिजर्व एंड सरप्लस का भी यूज कर सकती है, और एक्सटर्नल बोरिंग भी कर सकती है, यानी मार्केट से बाहर लोन भी ले सकती है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछना है कि हमें अगर मार्केट में अपनी नेटवर्थ निकालनी है फाइनेंस में, तो कैसे निकाल सकते हैं? सर नेटवर्थ मेथड निकाल दो, यानी टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज इक्वल टू नेटवर्थ। दूसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, मतलब आज कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, तो फ्यूचर में ना आप उसका मैक्सिमम 5 गुना कमा पाओगे, दैट्स योर करंट औकात, दैट्स योर करंट वर्थ। फ्यूचर में जो जो आज का प्रॉफिट है मल्टीप्लाई अगर 4 या 5 टाइम्स कर दो, वो आपका प्रॉफिट है, वो आपकी नेटवर्थ, नेट गुडविल है, अल्टीमेटली वो आपकी नेटवर्थ है आज के टाइम पे करंटली। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, पीवी, प्रेजेंट वैल्यू क्या है कंपनी की, नेटवर्थ क्या है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर, फ्यूचर वैल्यू 2 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर 2। तो ये फॉर्मूला लगा के भी आप कंपनी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। थर्ड इज मार्केट प्राइस मेथड। मार्केट प्राइस मेथड क्या है, 3 मेथड दे रखे हैं हमारे स्टेटमेंट में पढ़ने के लिए। पहला उन्होंने क्या बोला, आप अपनी अपनी वैल्यू नहीं जानते, क्या आपकी मार्केट, तो अपने अपने जैसा जो आप जैसा सेम प्रोडक्ट बेचता है उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, उस पर थोड़ा प्लस माइनस करो और आप अपनी वर्थ जान जाओगे। दूसरा, पी रेशियो पता करो, पी रेशियो मल्टीप्लाई बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू आपको एमपीएस मिल जाएगा। अगर आपको एमपीएस मिल गया तो मल्टीप्लाई कर दो उसको नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको क्या मिल जाएगा, मार्केट वैल्यू, उस पर अपना रिवेन्यू या जो भी सिक्योरिटी पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब क्या है, सप्लाई चेन को समझना पड़ेगा। व्हाट इज सप्लाई चेन? सप्लाई चेन मतलब लिंक करना, किस किस को, सामान लाना सप्लाई, सामान को बनाना दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, एंड सामान को कस्टमर तक पहुंचाना दैट इज लॉजिस्टिक्स। तो लिंक करना सप्लाई को, मैन्युफैक्चर को और कस्टमर को, दैट सप्लाई चेन। तो व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट जैसी वैसी आएगा तो वहां पे प्लानिंग कंट्रोलिंग तो आ ही जाता है। तो व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट? सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, किस चीज का प्रोसेस है, प्लान करना, इंप्लीमेंट करना और कंट्रोल करना सप्लाई चेन ऑपरेशंस को। सप्लाई चेन ऑपरेशन होते ही क्या है, लिंक करना सप्लायर, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर को, यानी सप्लायर के लिए प्लानिंग करना, मैन्युफैक्चर के लिए प्लानिंग करना, कस्टमर तक सामान कैसे पहुंचाना है इसकी प्लानिंग करना, इंप्लीमेंटेशन करना, कंट्रोल करना, तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम करो तो आपको कुछ स्टेप्स पे काम करना पड़ेगा, प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्या प्रोडक्ट डेवलप करना है उसके लिए प्रोक्योरमेंट सामान खरीद के लाना पड़ेगा, उसको जगह जगह मैन्युफैक्चर करवाना पड़ेगा, फिर वो सामान सही शोरूम पे अवेलेबल भी हो जाए ताकि कस्टमर वहां पे आके सामान परचेज कर सके, इट इज फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ेगा, कस्टमर को सर्विसेज देनी पड़ेगी। इसमें से कोई भी काम अगर आपको नहीं आता तो आप आउटसोर्स करवा लो, एंड बाद में आप परफॉर्मेंस इंप्रूव परफॉर्मेंस के लिए यानी परफॉर्मेंस फीडबैक भी लोगे, परफॉर्मेंस को मेजर भी करोगे, कस्टमर खुश तो है नहीं, फिर से पहला स्टेप, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन,
कस्टमर सर्विस, इसमें से कोई भी काम आउटसोर्स एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस। आर एंड डी पे क्वेश्चन आता है कि क्या कंपनी को खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी चाहिए या कंपनी को बाहर से करवानी चाहिए। तो हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी, इस पर हम डायग्राम बना लेते हैं। अगर टेक्नोलॉजी बहुत धीरे धीरे चल रही है, ठीक है, और मार्केट में ज्यादा ग्रोथ नहीं है, मार्केट में भी ग्रोथ डाउन चल रही है, तो आप ना इन हाउस कर लो, घर पे कर लो आर एंड डी। सर मार्केट में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, और सर मार्केट में ना कस्टमर लेकिन बहुत कम है, तो आपको टेक्नोलॉजी पे काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज आप नई बुक बनाओगे, आप नई टेक्नोलॉजी पे काम करोगे, कस्टमर है नहीं, उसका टेक्नोलॉजी फिर चेंज, फिर नई टेक्नोलॉजी पे काम किया, कस्टमर है नहीं, फिर चेंज, तो इट्स अ वेस्टेज, मत करना सर, बहुत रिस्की वेंचर है। सर टेक्नोलॉजी तो बहुत धीरे से चेंज हो रही है, लेकिन मार्केट में कस्टमर बहुत ज्यादा आने वाला है, तो एक बंदे को हायर करो, एक कंपनी को एक कंपनी को लो, एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करो और उससे आउटसोर्स करवा लो आर एंड डी, खुद करने की जरूरत नहीं, बिकॉज खुद तुम कस्टमर पे ध्यान दो। सर टेक्नोलॉजी बहुत चेंज जल्दी जल्दी चेंज होती है, कस्टमर मार्केट में कस्टमर भी बहुत ज्यादा है, तो उस बंदे को ना अपनी कंपनी के अंदर रख लो, यानी एक्वायर कर लो, वो आपके लिए बार बार लेटेस्ट बेसिस पे आपके लिए रिसर्च करता रहेगा और आप अपने कस्टमर फोकस करते रहेगा। तो ये 4 स्ट्रेटेजीज हैं कि कंपनी को आर एंड डी घर पे करनी चाहिए, बाहर करनी चाहिए, तो उसके 4 सॉल्यूशन चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेसिक काम क्या होते हैं सर? तीन काम होते हैं, या तो नई नए टाइप का प्रोडक्ट बनाना, या फिर जो प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, लाइक फाइजर ने क्या किया, बाहर कोरोना वैक्सीन मिल गई, हमने भी बना दी, तो एक बार मार्केट में कुछ फेमस हो जाए, हम उसे जैसे इमिटेट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे, इसलिए आर एंड डी होती है। एंड थर्ड आर एंड डी होती है सस्ता, जो भी मार्केट में हम उसको सस्ता लेके आएंगे, लाइक टाटा किसकी काम करती है, मार्केट में टेस्ला कह रही है गाड़ी, हम भी ले आएंगे सस्ते दामों पे, तो हम कॉस्ट लीडरशिप के लिए काम करते हैं। एचआर के ऊपर 3 बेसिक क्वेश्चन बनेंगे इस बार आईसीए की साइड से। पहला, एचआर का रोल क्या होता है, एक एम्प्लॉय के अंदर क्या कंपेटिटिव एडवांटेज ढूंढ सकते हो, एचआर कहाँ कहाँ पे उसको अफेक्ट कर सकता है। सर अगर आपने सही एम्प्लॉय रिक्रूट किया, एम्प्लॉय खुश, एम्प्लॉय की कंपेटिटिव एडवांटेज खुश, एम्प्लॉय का कंपेटिटिव एडवांटेज अच्छा, तो कंपनी का कंपेटिटिव एडवांटेज अच्छा। एम्प्लॉय को सही टाइम पे आपने ट्रेनिंग दिलवा दी, उसकी परफॉर्मेंस को जज कर दो, कहाँ कहाँ पे उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, और उसको सही कंपनसेशन दे दो। तो ये वो 4 सोर्सेज हैं, ये वो 4 एरियाज है जहाँ पे आप एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसी को अफेक्ट करते हो, अच्छा भी कर सकते हो, बेकार भी कर सकते हो। सर एक एचआर को अपना काम करने में क्या क्या दिक्कत आती है? सर एचआर अपना काम तो करने जाए, लेकिन कंपनी के अंदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो उसका काम नहीं करने देते। एम्प्लॉय जो एचआर ने टास्क दिया एम्प्लॉय को काम करने के लिए, वो उसके औकात से ऊपर था, तो जो कंपनी के एम्प्लॉय की औकात है, एप्टीट्यूड है, जो उसकी स्किल्स है, और जो उसको टास्क दिया गया है वो मैच नहीं हो पा रहा, तो एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको उसके टास्क अकॉर्डिंगली स्किल्स, ट्रेनिंग, नॉलेज दी जाए, ताकि वो उस टास्क को परफॉर्म कर सके। एंड अगर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के लोग, जो एचआर ने कोई रूल बनाया, एचआर ने कोई एथिक्स बनाया, कोई कॉर्पोरेट कल्चर बनाया, लेकिन कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, वही उस रूल, उस एथिक्स, उस चीज पे काम नहीं कर रहे, तो कंपनी के जो नीचे वाले लोग हैं वो उसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? तो इनएडिक्वेट, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, किससे? टॉप मैनेजमेंट से, तो कंपनी का एचआर उसे, कंपनी के एम्प्लॉय से काम नहीं करा पाएगा। एचआर का बेसिक मतलब क्या है? एचआर का बेसिक मतलब है कि जो कंपनी का गोल है, जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, वो एक कंपनी के एम्प्लॉय का गोल, कंपनी का ऑब्जेक्टिव बन जाए, ताकि कंपनी में ज्यादा इनोवेशन आए, इंप्रूवमेंट आए, एक्सेल करे, और मार्केट में हम कुछ बेहतर काम करके दे सके, इनोवेशन दे सके, फ्लेक्सिबिलिटी दे सके। अगर मैं एचआर की बात करूं, तो एचआर तुम क्या काम करते हो? सर हम हम ये काम करते हैं, हम लोगों को अपने, हम कंपनी के एम्प्लॉय को डायरेक्शन दिखाते हैं, हम कंपनी के अंदर कंपैटिटिव एटमॉस्फेयर डेवलप करते हैं, लोगों को चेंज के लिए मनाते हैं। डाइवर्स वर्कफोर्स मतलब डिफरेंट किस्म के एम्प्लॉयज हैं, बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, जेंडर, कई टाइप के लोग हैं, उन सभी टाइप के लोगों को मैनेज करने का काम एचआर का होता है। जो जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें और पावर दो, उन्हें और एम्पावर करो, उन्हें और पावर डेलीगेट करो, एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पे काम करते हैं, कंपनी के अंदर कोर कॉम्पिटेंसी बनाने की मेहनत करते हैं, और कंपनी के अंदर एथिक्स और कल्चर डेवलप करने का काम भी एचआर का ही होता है। चैप्टर नंबर 6 खत्म। तो हमने 1 से लेकर 6 तक खत्म कर लिया। आप मेरे को जल्दी से रिप्लाई कर दें, और अगर आप मेरा यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा बहुत तारीफ कर देना, तारीफ करना प्लीज। अगर आप वीडियो देख रहे हो, तारीफ जरूर करना, अगर आप वीडियो देख रहे हो, तारीफ जरूर करना, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि 100 बच्चों ने कहा कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो, मोटिवेशन मिलती है। अगली वीडियो डालेंगे, बच्चे के साथ और मेहनत करेंगे, तो सी इंटर में मेहनत करेंगे, बच्चों को सी फाइनल में भी मेहनत करके देंगे। रिप्लाई मैंडेटरी है, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप रिप्लाई करो, और जो करंट बैच के बच्चे हैं वो तो रिप्लाई कर ही दें। चैप्टर 6 तक सब क्लियर? बाकी बच्चे, सिर्फ 2 बच्चों का रिप्लाई आया है। क्या मांगा तुमसे मैंने? सिर्फ रिप्लाई। रिप्लाई करनी पॉजिटिव और नेगेटिव एज वेल। आप अच्छे कमेंट भी कर सकते हो, बुरे कमेंट भी कर सकते हो, बट कमेंट करना बहुत जरूरी है। आप में से बहुत बच्चे यूट्यूब पे कमेंट करेंगे, सर रिवीजन बहुत फास्ट है सर, कुछ टॉपिक ऊपर छोड़ गए। बेटा ये रिवीजन उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम एक दिन पहले। अब अगर उनके लिए मैं 10 घंटे का रिवीजन करूंगा, तो वो खुद से कब पढ़ेंगे, वो खुद से क्वेश्चन कब पढ़ेंगे? तो ये रिवीजन बस लिए कि ये टॉपिक था, ये टॉपिक था, ये टॉपिक था, अब क्वेश्चन पढ़ने शुरू करो, क्वेश्चन आंसर पढ़ो, क्वेश्चन आंसर पढ़ो, काम खत्म, रिवीजन हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7, ये पार्ट बहुत ही रीडेबल है, तो प्लीज पढ़िएगा। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है,
एसबी स्ट्रक्चर क्या होता है, डिवीजन सिर्फ रीड करनी है आपको, आपको सिर्फ इसी में से याद कर लेना, आपको बुक से पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आपको बस याद करना है डिवीजन स्ट्रक्चर के एडवांटेज क्या है, डीमेरिट्स के, ठीक है, बस यहाँ तक। मैं आपको यहाँ से पढ़ाना शुरू कर दूँ। नेटवर्क स्ट्रक्चर, व्हाट इज नेटवर्क स्ट्रक्चर? नेटवर्क स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर हमने कोई स्ट्रक्चर ही नहीं, मेरे को बिजनेस करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आज के टाइम पे मैं नाइकी कंपनी हूँ, मैं या फिर मैं जोमेटो कंपनी हूँ, मुझे बिजनेस करना है, तो जोमेटो कंपनी को खुद के रेस्टोरेंट खोलने की जरूरत नहीं है, एक प्लेटफॉर्म बना दिया, एक ऐप बना दिया जिसके माध्यम से कस्टमर हमें एडवर्टीजमेंट करेंगे ताकि कस्टमर ऐप को डाउनलोड कर लिया। अब कस्टमर बहुत आ रहा है, कस्टमर चाइनीज प्रोडक्ट मांग रहा है, ये चाइनीज रेस्टोरेंट, मैं तेरे पास कस्टमर ला के दूंगा, क्या तो चाइनीज का सामान बेचेगा? कहता है हाँ ठीक है, तो तेरा प्रोडक्ट हमने अपने ऐप पे डाल दिया। तो जोमेटो का खुद का कुछ भी नहीं है, वहां पे लोगों की जरूरत है। ए एम्प्लॉय एजेंसी कंपनी, हमें कुछ 10-15 लोग चाहिए, तो हमें 10-15 लोग सप्लाई करेगा जब हमें चाहिए होंगे, कहता है हाँ मैं सप्लाई कर दूंगा। तो आपके पास आपका बेहतर है, उनके पास उनका बेहतर है एम्प्लॉय, उनके पास उनका बेहतर है खाना, तो सब तीनों आपस में मिल जाओ, नेटवर्क बना लो और कॉन्टेक्ट कर लो। अगले 5 साल तक हम तेरा प्रमोशन करेंगे, तेरे को हमें सामान बेचना पड़ेगा जब हम तुझसे मांगेंगे। अगले 2 साल तक हमें एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, तेरे को एम्प्लॉय देने पड़ेंगे जब हम मांगेंगे। कॉन्टेक्ट कर लो, एक लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्ट कर लो, और आप तीनों मिलकर बिजनेस चला रहे हो। आपको परमानेंट एम्प्लॉय को सैलरी देनी, परमानेंट शेफ को पैसे नहीं देने, सबसे उनका बेहतर निकाल लो और अपना काम कर लो। नाइकी, रीबॉक, बेनेटन, एप्पल, सब आजकल एयरटेल, सब यही काम करते हैं। रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, एकदम लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन है, सारा काम हम आउटसोर्स करते हैं, खुद से कुछ भी नहीं करते। जहाँ एनवायरमेंट स्टेबल ना हो, जहाँ पे पता ना हो कि एग्जैक्ट कितने कस्टमर आने वाले हैं, वहाँ पे जहाँ पे एनवायरमेंट का पता ना हो कि हम चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, वहाँ पे कंपनी नेटवर्क स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, सबकी को कॉम्पिटेंस यूज करें, तो उसमें बेहतर हो, तो उसमें बेहतर हो, तो उसमें बेहतर हो, अपना अपना काम दो। हम एक ब्रांड के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे सारा काम करेंगे। आगला स्ट्रक्चर, आगला स्ट्रक्चर क्या होता है सर? कंपनी का एक ऐसा स्ट्रक्चर, कंपनी में स्ट्रक्चर कैसे होते थे सर? ऐसे होते थे, नीचे फैलते जाते थे। आगरस ने बोला सर बीच वाला काम ही खत्म कर दो, नीचे वाला बंदा डायरेक्टली वाले से बात कर पाएगा बिकॉज ऑफ आईटी। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कतें क्या है सर? पहला, नीचे वाला इंसान चाहता है कि कुछ नया सीखे, ऊपर जाता है कुछ नया सीखता है, लेकिन अब तक तो ऊपर जाने का ग्रोथ ही खत्म कर दिया, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, नए प्रोजेक्ट में ट्रांसफर कर देंगे, हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली लेटरली किसी और प्रोजेक्ट में काम कर देंगे, कुछ नया सीख लेगा। अगर ऊपर जाता हूँ सैलरी भी तो बढ़ती, अबे कोई बात नहीं, नीचे बैठे बैठे ही हम तेरे पर्क्स बढ़ा देंगे, हम तेरे परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से तेरी सैलरी बढ़ाएंगे। ओके, तो आगे में कोई दिक्कत ही नहीं। आईटी की वजह से जो बीच वाला काम है, बीच वाला काम है वो श्रिंक हो गया, ऊपर जितने लोग थे वो थे, बीच में कम, नीचे तो ज्यादा होते ही होते। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक लीडर तुम क्या करते हो? वो कंपनी का डायरेक्शन कंपनी के एम्प्लॉयज को बताता है कि ऐसे ऐसे काम करना है सर। ऐसे लीडर तुम्हारे क्या क्या रोल्स हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन होता है, तो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ऐसे एक डिफरेंस होता है कि लीडरशिप होती है कितने टाइप की। तो लीडर का पहला रोल क्या है सर? स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, कंपनी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। क्लोजली मॉनिटर करो कंपनी की क्या प्रोग्रेस चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व आउट करेंगे। लर्न करना है व्हाट ऑब्स्टेकल्स आ रही है ताकि उसके हिसाब से बेहतर कर सके। उसके अलावा दूसरा रोल क्या होता है सर? कंपनी के अंदर एक एसपीटी कॉप्स, टीम भावना डेवलप करना ताकि कंपनी की स्ट्रेटेजी बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सके हायर परफॉर्मेंस लेवल के साथ। इसके अलावा मार्केट में चेंज आए, एनवायरमेंट में चेंज आए, तो लोगों को चेंज के लिए मनाना, अलर्ट करना कि ये नए इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं, ये नए इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज आ रही है, और उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे अपने मार्केट को कंपेटिबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। एथिकल लीडरशिप के साथ काम करना है, सबके साथ बायस नहीं होना कि इसके साथ अच्छा उसके साथ बेकार। एथिकल लीडरशिप के साथ काम करना है ताकि कंपनी एज अ कॉर्पोरेट सिटीजन की तरह ऊपर निभर के आ सके। और जहां जहां पे कंपनी का एम्प्लॉय गलती कर रहा है, वहां पे कलेक्टिव एक्शन के लिए पुश करना कि तुम यस यू कैन डू इट, पुशिंग कलेक्टिव एक्शन, ये रोल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डिसीजन मेकिंग लेने, जो आप किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते, फॉर्मुलेट करनी है पॉलिसी, इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करना है, अपने जो एम्प्लॉई है उनको बेहतर तरीके से यूज करना है, मैनेज करना है, और सस्टेन हमेशा हाई परफॉर्मेंस लेके आनी है, कॉर्पोरेट कल्चर बना के रखना है, और कंपनी में जब भी चेंज की जरूरत होगी वो चेंज के लिए आप मेहनत करेंगे। स्टाइल्स कौन कौन से हो सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजेक्शनल। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? यस यू कैन, जैसे अब एक बच्चा वीडियो देख रहा होगा यूट्यूब पे, तुम्हारे लिए बात कर रहा हूं मैडम, तुम्हारे लिए। अगर देखो 2 घंटे के अंदर हमने पूरी की पूरी एसएम रिवाइज कर डाली, ठीक है, सिर्फ रिवाइज करी मेरी स्पीड के अकॉर्डिंगली। अब आपको बस करना क्या है? आपके दिमाग में सारे टॉपिक्स आ गए, हाँ ये पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था, आप सीधे क्वेश्चन उठाओ। क्वेश्चन सारे के साथ अगर आप क्वेश्चन करने बैठोगे आईसीए के मॉड्यूल के, पास पेपर्स के, मुश्किल से 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। और आप सारे क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, ढंग से पढ़ने, ये नहीं क्वेश्चन पढ़ा बस आंसर छोड़ दिया, आंसर भी दिया, अच्छा ये वर्ड है, हाँ की, तो एक एक की वर्ड, एक की वर्ड यहाँ से पढ़ा, फिर की वर्ड यहाँ से पढ़ा, आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। फिर 1 घंटा आपको लगाना ही लगाना है। आईसीए की साइड से एमसीक्यू की बुकलेट अपलोड कर दी गई है, जो नए बच्चों को तो नई बुकलेट मिल गई, लेकिन अगर आप मुझसे नहीं पढ़े और आपके पास कोई बुकलेट नहीं है तो आईसीए की वेबसाइट पर जाके एमसीक्यू की बुकलेट डाउनलोड कर लेना, और वहां से प्लीज एमसीक्यू सॉल्व करना, केस बेस्ड वाला कर लोगे ना, तो एग्जाम में बेहतर करने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए, एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाओगे। अब जब मैंने उसे ऐसा बोला तो लगा यार हाँ सच में 2 घंटे के अंदर ऐसा रिवाइज हो गई, हम घर पे जाकर रिवाइज कर सकते हैं, कितना एम्पल ऑफ टाइम है, पूरा दिन बचा है, अभी कल का पूरा दिन बचा है, 2 बजे एग्जाम है, बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको लग रहा था कि यार हमें तो ऐसा कैसे रिवाइज करेंगे, कैसे करेंगे, और उनको एक मोटिवेशन दे दी, यस यू कैन डू इट, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन।
ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, कंपनी के एम्प्लॉयज को एक ऐसा ऐसा मार्गदर्शन देना कि कंपनी के एम्प्लॉय मेहनत करें, स्ट्रेच करें अपनी एबिलिटी को कि यस हम कर सकते हैं, और वो अचीव भी कर लें वो टास्क जो रियली में उनके लिए उस समय पे इम्पॉसिबल सा लग रहा था। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन सर? ये वहां होता है जहाँ पे एनवायरमेंट बहुत टर्बुलेंट है। जो बच्चा बैठ के पढ़ रहा होगा ना, वो उसको यूट्यूब से मतलब भी नहीं, यूट्यूब पे टीचर ने आज क्लास डाली कि नहीं डाली, वो पढ़ रहा है अपना बैठ के। लेकिन जो बच्चा हिल रहा है टेंशन में, जो यूट्यूब पे सर्च मारा है कोई फास्टैग रिवीजन करा दे मेरे को जनवरी 21 बैच के लिए या मई 21 बैच के लिए, वो टेंशन में, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ट है। यस यू कैन डू इट दोस्तों, जनवरी 2021 का पेपर इजी आने वाला है, मतलब ऐसा मोटिवेट कर दो। It offers excitement, vision, intellectual stimulation. Give followers a dream. Give followers a vision so that followers stretch their ability and increasing their self-confidence and also promote innovation through operation. जबकि ट्रांजेक्शन क्या होता है, बेटा अगर तुमने रैंक लाई तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, और अगर तुमने रैंक नहीं लाई, ठीक है, ढंग से काम नहीं किया, तो जो तुम्हारी फीस है वो डबल हो जाएगी। तो ऐसी चीजें करके आप स्टैटिक एनवायरनमेंट में यूज करते हो जहाँ पे एनवायरनमेंट बड़ा नॉर्मल है, तो कंपनी के अंदर ट्रांजेक्शनल स्ट्रेटेजी यूज होती है, जनरली फॉर्मलाइज अप्रोच यूज होती है कि दोस्तों आपको एक टारगेट अचीव करना है, टारगेट अचीव कर लिया तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, टारगेट अचीव नहीं किया तो जो सैलरी मिल रही है वो कम हो जाएगी। अब वो इंसान क्यों काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है? सैलरी को ज्यादा पाने के लिए, सैलरी कम ना हो जाए इसलिए काम कर रहा है। दैट्स बिकॉज़ ट्रांजैक्शन इंप्रूव करती है बस करंट सिचुएशन को। फॉर्मलाइज अप्रोच है, स्टैटिक एनवायरनमेंट यूज होता है, पेनल्टी मिलेगी नॉन अचीवमेंट के लिए, रिवॉर्ड मिलेगा अचीवमेंट के लिए, एंड सो ऑन। कॉर्पोरेट कल्चर, कंपनी की वैल्यू, कंपनी के बिलीव, कंपनी के बिजनेस प्रिंसिपल, कंपनी का ट्रेडिशन, कंपनी का वे ऑफ काम करने का तरीका, वर्क एनवायरनमेंट, ये सब क्या बताता है? कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर कंपनी के लिए सुखद भी हो सकता है, ऑब्स्टिकल भी हो सकता है। अगर वो कंपनी की स्ट्रेटेजी को सपोर्ट कर रहा है तो अलाय है, कंपनी की स्ट्रेटेजी को सपोर्ट नहीं कर रहा तो ऑब्स्टिकल है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? सो एंटरप्रेन्योर मतलब एक ऐसा इंसान जो दिमाग में आइडिया लेके आता है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करता है, लोगों को, पैसा को, मनी को, सबको इकट्ठा करता है, रिस्क और अनसर्टेनिटी को जज करता है, एक नई कंपनी खोलता है, और अपने प्रोडक्ट में जब तक वो कुछ वैल्यू एडिशन नहीं देगा, लाइक ओला के बाद उबर के बाद ओला है, क्या नया दे रहे हो, सेम ही तो आप ज्यादा नहीं चल पाओगे। लेकिन आप कुछ ऐसा लेके आए हो जो मार्केट में किसी और के पास है ही नहीं, तो आप जब तक आप वैल्यूबल चीज नहीं दोगे, रेयर नहीं दोगे, इमिटेबल नहीं दोगे, को कॉम्पिटेंस नहीं होगी, तब तक आप मार्केट में बिक नहीं सकते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्क तो आप ही का है एंटरप्रेन्योर। अगर कंपनी डूबी तो आपका रिस्क है, कंपनी नहीं डूबी तो आपका रिस्क है। लाइक पेटीएम, सोचा एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, पेटीएम कब का, पेटीएम बहुत पहले का कॉन्सेप्ट है, फोन पे गूगल पे तो आज दिख रहे हैं आपको। उसने सोचा यार कस्टमर पैसा लेके घूमते हैं, कैसे कैसे किया जा सके। फिर एकदम से पता कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसने वो हर सप्लायर के पास पहुंच गया, डीमोनेटाइजेशन आ रहा है, भैया हर सप्लायर तुम लोगों से बोलना पेटीएम लेते हो, और उसने बोला हाँ ठीक है पेटीएम लेंगे। फिर कस्टमर से बोला हर शॉप पेटीएम लेता है, आपको पेटीएम ऐप डाउनलोड करना चाहिए, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करो, कैश तो है ही नहीं तुम्हारे पास। तो इनिशिएट करता है, इनोवेट करता है, आइडिया को रिकॉग्नाइज करता है कि मार्केट में इस चीज की अपॉर्चुनिटी है, अरेंज करता है मैन पावर, मटेरियल, मशीन, लोगों के साथ, रिस्क को, अनसर्टेनिटी को समझता है, स्टार्टअप कंपनी खोलता है, एक वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट देता है जो आप नहीं दे रहा हम दे रहे हैं, और डिसीजन लेता है जो प्रॉफिटेबल हो, प्लस अपने प्रॉफिट और लॉसेस के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। एंटरप्रेन्योर, सुंदर पिचाई इज एंटरप्रेन्योर, उसके पास भी आइडिया है, लेकिन गूगल कंपनी कहती है बाहर जाके क्यों बिजनेस करना, हम तेरे को रॉ मटेरियल देंगे, कंपनी का नाम चमका तो गूगल चमकेगा, लॉस हो तो गूगल का होगा, तेरे को तेरे काम के लिए पैसा मिलेगा। तो अगर कोई कंपनी के अंदर ये सब डिसीजन ले रहा है बिना किसी रिस्क के, एम्प्लॉय से वहीं से मिल रहा है, रॉ मटेरियल से वहीं से मिल रहा है, पैसों से वहीं से मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर। चैप्टर नंबर 7 खत्म। खत्म। चैप्टर नंबर 8, फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है? फॉर्मुलेशन वर्क करता है क्या क्या करना है इफेक्टिव, इम्प्लीमेंटेशन होता है कैसे करना है, उसको और बेहतर कैसे करें, एफिशिएंसी वर्क करता है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ऑपरेशनल प्रोसेस, इट रिक्वायर दिमागी स्किल्स, रिक्वायर लीडरशिप स्किल्स, कोऑर्डिनेशन हर जगह पे चाहिए, नहीं सिर्फ टॉप लेवल पे चाहिए। इंप्लीमेंट करने के लिए पूरी की पूरी कंपनी लग जाती है, हर जगह पे आपको इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। फॉरवर्ड लिंकेज, स्ट्रेटेजी बना दो, उसे इंप्लीमेंट कर दो, लेकिन अगर स्ट्रेटेजी बनाने से पहले पुराने इंप्लीमेंटेशन चेक कर दो, दैट्स बैकवर्ड लिंकेज। कम नहीं है, वो क्या चेंज करना पड़ता है, यस सर। कभी कभी एनवायरमेंट में इतने ड्रास्टिक चेंज आते हैं, पैंडेमिक आ गया, लॉकडाउन आ गया, कि आपको पूरा बिजनेस का काम करने का तरीका ही चेंज करना पड़ता है। तो पहले आप जानते हो रिकॉग्नाइज नीड फॉर चेंज, चेंज की आवश्यकता क्यों, फिर आप जानते हो कि चेंज करना है, दोस्तों तुम्हारा क्या विचार है, शेयर्ड विजन करेंगे, दोस्तों तुम्हारा क्या विचार है, हम चेंज करते हैं, और फिर इम्प्लीमेंटिंग द चेंज, दैट इज इंस्टीट्यूशनाइजेशन द चेंज, हम चेंज को अमली जामा बनाते हैं, चलो और चेंज करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि चेंज के क्या इफेक्ट होंगे, आओ चेंज करते हैं। फिर कर्ट ने बताया चेंज के प्रोसेस क्या है। तो पहला प्रोसेस है अनफ्रीजिंग, पहले लोगों से बात करना और ये बताना कि भैया हमें चेंज की आवश्यकता है, मीटिंग करना, लोगों को बताना कि हम चेंज कर रहे हैं, हम अब पुराने तरीके से काम नहीं करेंगे। फिर नई सिचुएशंस लाते हैं कि चेंज कैसे किया जा सकता है। इसके बारे में एचसी कैलविन अंकल थ्योरी देते हैं, चेंज करने के 3 तरीके, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन, इंटेंशन। कंप्लायंस मतलब चेंज करेंगे तो फायदा होगा, चेंज करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, चेंज नहीं करोगे तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आइडेंटिफिकेशन, हमें चेंज करना है दोस्तों, अगर वो कर सकते हो हम क्यों नहीं कर सकते, रोल मॉडल सेट करना। एंड चेंज करने वाले अच्छा है, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करो, यस वी कैन डू, हम चेंज कर सकते हैं। इंटरनलाइजेशन प्रोसेस, जब एक बार चेंज हो जाएगा तो रिफ्रेश कर देंगे, यानी नए बिहेवियर रिप्लेस कर चुके हैं पुराने वालों को, पुराने तरीके से काम नहीं होगा, जो भी काम होगा नए तरीकों से होगा।
हमने न्यू बिहेवियर मस्ट रिप्लेस द फॉर्मर बिहेवियर कंप्लीटली, कॉन्शियस से रीइंफोर्स कर दिया दिस रिक्वायर्ड बिहेवियर एंड डज नॉट डिमिश, डज नॉट डिस्टिंग्विश। ये आप कभी फ्यूचर में कभी खराब नहीं होगा, कभी एक्सटिंग्विश नहीं होगा, डिमिश नहीं होगा, हम इसी के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, दैट इज रीफ्रेजिंग। तो 3 स्टेप से अनफ्रीज करना, पुरानों को खत्म करना, नई चीजें लाना और फिर रीफ्रेज करना। अब से काम जो होगा वो ऐसे ही होगा। कंट्रोल, कंट्रोल 2 टाइप के पढ़े। कंट्रोल का बेसिक मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजी बनाई, फॉर्मुलेट की, फॉर्मेशन के बाद इंप्लीमेंटेशन किया। इंप्लीमेंटेशन करते समय पता लगा कि कुछ तो खराब है, कुछ तो खराब है, उस खराबी को ठीक कैसे करेंगे, और उस खराबी को जब ठीक करके मेजर करके ठीक करते हैं तो कहते हैं कंट्रोल। कंट्रोल पूरा प्रोसेस है। कंट्रोल 3 टाइप के पढ़े हमने। अगर हम छोटे छोटे डिपार्टमेंट के लाइक सेल्स का अलग बजट बनाया, प्रोडक्शन का अलग बजट बनाया, रॉ मटेरियल कंज्यूम का अलग बजट बनाया, तो हम अलग अलग ऑपरेशन के अलग अलग फंक्शन के अलग अलग कंट्रोल्स बना रहे हैं, अलग अलग प्लानिंग कर रहे हैं, अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, अलग अलग इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं ऑपरेशन कंट्रोल। कॉस्ट शीट एज अ होल, सारे के सारे फंक्शन, रॉ मटेरियल, लेबर, एडमिनिस्ट्रेशन, सारे खर्चे एक ही जगह आ गए, तो उसे बोलते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल। एंड दैट इज स्ट्रेटेजी कंट्रोल। तो स्ट्रेटेजी कंट्रोल क्या होता है? नो, स्ट्रेटेजी कंट्रोल क्या होता है वो यहाँ पे दे रखा है। अकॉर्डिंग टू शेंडल एंड हॉफर, स्ट्रेटेजी कंट्रोल मतलब आपसे 2 क्वेश्चन पूछना। पहला क्वेश्चन, द स्ट्रेटेजी इज बीइंग इंप्लीमेंटेड एज प्लान्ड एंड द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेटेजी आर दोज हु इंटेंडेड। क्या आपने 2 घंटे एसएम पढ़ी? क्या आपको 2 घंटे का एसएम पढ़ के रिवीजन हुआ? क्या आपको लगा कि हाँ आपने 2 घंटे के अंदर फायदा कौन सा वैल्यूएबल चीज मिली है, 2 घंटा आपका वेस्ट नहीं हुआ? पहला क्वेश्चन। अब मैं आपसे कह दूं, अब आपको 4 घंटे बैठ के ना बेटा क्वेश्चन सारे के सारे आईसीए के जितने पास से पेपर्स हैं, 4 घंटे बैठ के सारे के सारे पास से पेपर एमसीक्यू सॉल्व करने हैं 4 घंटे बैठ के। तो मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगा, 4 घंटे बैठ के पढ़े? आप कहते हो हाँ। तो क्या 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 द स्ट्रेटेजी इज बीइंग इंप्लीमेंटेड एज प्लान्ड? हाँ सर वैसे इंप्लीमेंट की। क्या रिजल्ट भी वैसे है? क्या 4 घंटे में सब रिवाइज हो गया? नहीं सर सब रिवाइज हुआ। ओके, तो रिजल्ट वैसा नहीं है, आपको रिजल्ट वैसा भी लाना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजी इज बीइंग इंप्लीमेंटेड एज प्लान्ड एंड द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेटेजी आर दोज हु इंटेंडेड। ये 2 क्वेश्चन किसने पूछना सिखाया? शेंडन हॉफमैन। स्ट्रेटेजी कंट्रोल कितने टाइप के होते हैं सर? 4 टाइप के। जब भी हम कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो किसी बेस पे बनाते हैं, किसी प्रीमाइस से बनाते हैं, और प्रीमाइस मतलब एनवायरनमेंट। हम देखते हैं कस्टमर कैसा होगा, टेक्नोलॉजी कैसी होगी, मार्केट कैसी होगी, उसके बेसिस पे हम कोई कंपनी की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, तो जब हम स्ट्रेटेजी बना रहे थे और जब स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने जा रहे थे, तो उस टाइम तक कस्टमर, टेक्नोलॉजी के मार्केट का बिहेवियर चेंज हो गया था। तो प्रीमाइस कंट्रोल का काम यही है कि चेक करो, इवैल्यूएट करो कि जो तुमने स्ट्रेटेजी बनाई थी और जो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने जा रहे हो उस टाइम तक एनवायरनमेंट का, कस्टमर का बिहेवियर तो चेंज नहीं हो गया। अगर हो गया है तो अडेप्टिव करेक्टिव रिएक्शंस लेने पड़ेंगे। स्ट्रेटेजी सर्विसेज ये अनफोकस तरीके से हर चीज को एसेस करता रहता है, मॉनिटर करता रहता है, क्या बिजनेस मीटिंग्स, क्या गॉसिपिंग, क्या चल रहा है मार्केट में, और उसको अगर हमें लगता है कि वो चीज अफेक्ट कर सकती है तो कंपनी को इत्तला करता है, बताता है कि भैया आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर आपको ये चीजें करने की जरूरत है। स्ट्रेटेजी अलर्ट कंट्रोल, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल क्या बोलते हैं? कभी कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस हुई, टायर्स अटैक हुआ, भूकंप आया, सर्वर डाउन हो गया, तो कैसे काम करोगे? उसके लिए क्या प्लान है? सही ये प्लान है। तो हम उस प्लान को चेक करेंगे कि कभी रियली में भूकंप आया, टायर्स अटैक हुआ, सर्वर डाउन हो, तो क्या रियली में काम कर पाएगा? नहीं, हमें और सर्वर की जरूरत है, हमें और सिक्योरिटी कंट्रोल्स आने की जरूरत है। तो स्पेशल अलर्ट कंट्रोल स्पेशल अलर्ट के काम के लिए काम करता है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, जो हमने स्ट्रेटेजी में ढंग से इंप्लीमेंट हुई कि नहीं हुई। अगर हम एक प्रोजेक्ट में चेक कर रहे हैं तो मॉनिटरिंग स्पेक्टर्स, और हम एक बड़े पूरी की पूरी कंपनी में टुकड़ों में तोड़ दिया कि एक क्वार्टर के बाद फिर अगले क्वार्टर में फिर अगले क्वार्टर में चेक करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं माइलस्टोन रिव्यू। हमने पूरे पूरे के पूरे चेकिंग को, पूरे के पूरे कंट्रोलिंग को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया, तो उसे बोलते हैं माइलस्टोन रिव्यू। स्ट्रेटेजिक ऑडिट, अगेन स्ट्रेटेजी ढंग से इंप्लीमेंट हुई कि नहीं हुई इसके स्ट्रेटेजिक ऑडिट होता है। तो रिचर्ड रूमेंट अंकल ने इवैल्यूएट करने का तरीका बताया कि हम कैसे इवैल्यूएट करें कि स्ट्रेटेजिक ऑडिट की जरूरत है कि नहीं है। तो एक उसमें था कंसिस्टेंसी, कॉन्सोनेंस, विजिबल और एडवांटेज। फिर इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है 4 से 5 मार्क का कि प्लीज हमें बताओ कि स्ट्रेटेजी को इवैल्यूएट करना, स्ट्रेटेजी को समझना इतना मुश्किल क्यों है आज के टाइम पे? हम कहते हैं बिकॉज एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझना इतना आसान नहीं है। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना इतना आसान टास्क नहीं है। एनवायरनमेंट में एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे वेरिएबल आइटम्स हैं जिसके बेसिस पे कोई कंपनी का चलना, और कई सारे आइटम्स को समझना गेन इतना आसान नहीं है। हमने जो चीज समझी जरूरत थोड़ी ना हो कि लॉन्ग टर्म चलेगी। जैसे बहुत लोग सोचते थे कि अ, एक एक एग्जांपल दे दूं, बहुत लोग सोचे थे कि अल्टीमेटली सिर्फ आज के टाइम पे पेन ड्राइव गूगल ड्राइव ही चलेगी, लेकिन आप बच्चों से पूछो, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बोलेंगे थक गए भैया गूगल पेन ड्राइव से, अब तो हमें फेस टू फेस लेना है। घर पे बैठे बैठे पढ़ाई थोड़ी ना होती है, बाहर जाते हैं, थोड़ा ग्रूम होते हैं, और लोगों से मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, टीचर से बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा रस आता है जिंदगी में। घर बैठे बैठे पढ़ाई नहीं हो सकती है, तो दिमाग बस्ट हो रहा है। तो क्या पता ऐसा हो कि अगले 2-3 साल फेस टू फेस मार्केट बूम कर जाए फिर से, बच्चे बोले पेन ड्राइव नहीं पढ़ना, फेस टू फेस पढ़ेंगे भैया मार्केट में जाके। और जितने भी इंस्टीट्यूट टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, फेस टू फेस पढ़ो प्लस बैकअप भी देंगे, घर पे बैठ के ही पढ़ते हो। अब जब बैकअप भी मिल रहा है, फेस टू फेस भी मिल रहा है, तो क्यों ना पढ़े? तो मार्केट में कई बार टेक्नोलॉजी एकदम से चेंज हो जाती है, पुरानी टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाती है, तो आपको पता नहीं रहता। प्लस जो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा है। प्लस आज के टाइम पे बहुत कम लोग हैं स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी में हमने जब स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग पढ़े तो क्या पढ़ा था, स्ट्रेटेजी में टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन आज के टाइम पे लोग बहुत कम सोचते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं। अगर आप बहुत कम सोच के बहुत जल्दी डिसीजन लोगे तो अल्टीमेटली एक रिस्क हो सकता है, आप स्ट्रेटेजी ढंग से इवैल्यूएट ना कर पाओ। तो आपके पास टाइम बहुत कम है हर चीज को इवैल्यूएट करने का, ऑडिट के लिए आपको सैम्पलिंग करनी पड़ती है, सब कुछ चेक नहीं कर सकते, तो आप ढंग से डिसीजन कैसे दोगे? बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग का मतलब क्या था?
आइडेंटिफाई द बेस्ट बिजनेस प्रोसेस, आपको बेस्ट बिजनेस प्रोसेस को पता करना है, ठीक है, उसके बाद कंपेयर करना है अपने एक्सिस प्रोसेस के साथ, अपने आप को समझना है, क्लियरली करना है, अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस, आइडेंटिफाई द बेस्ट बिजनेस प्रोसेस, कंपेयर करना है ओन प्रोसेस को परफॉर्मेंस के साथ, एक रिपोर्ट बनानी है कैसे काम करेंगे, और फिर इवेल्युएट करना है। फिर से मैचमेकिंग का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड बनाना, स्टैंडर्ड के बाद एक्चुअल को परफॉर्म करना, एक्चुअल को फिर स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, क्या डिफरेंस आ रहा है, कहाँ करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, इस पूरे प्रोसेस को बेंचमार्किंग बोलते हैं। बेंचमार्किंग करने से हमारी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आती है। बेंचमार्किंग कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है कि आपने बेंचमार्क बनाया आपका टारगेट अचीव हो गया, आपको उसके लिए इवॉल्व करना पड़ता है, इंप्रूव करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बेंचमार्किंग के स्टेप्स क्या है, पहले तो ये पता करो बेंचमार्किंग की जरूरत क्या है, आइडेंटिफाई द नीड फॉर बेंचमार्किंग, फिर खुद को समझो, क्लियरली अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस, क्या आप उस टारगेट का उस कस्टमर को खुश कर पाओगे। पॉइंट नंबर 3, आइडेंटिफाई द बेस्ट बिजनेस प्रोसेस कौन सा है, वो कंपनी करती है, कंपेयर करो अपने प्रोसेस को विद कंपनी के बेस्ट बिजनेस प्रोसेस के साथ, और एक रिपोर्ट बनाओ, इवैल्यूएट करो कि कौन कौन से नेसेसरी स्टेप्स हैं जो आपको अपनी कंपनी के अंदर लगाने चाहिए उस टारगेट को अचीव करने के लिए, और फिर लगाने का इवैल्यूएट करो क्या सच में अब आप ऐसा काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, फिर से स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट इज बीपीआई। बीपीआई कहता है कि आपकी कंपनी एक टाइम के बाद आपको अपना प्रोसेस चेंज करना चाहिए। माइकल हैमर ने थियरी दिया, वो कहते हैं बिजनेस के प्रोसेस को री इंजीनियर करेंगे, एक नया प्रोसेस लाने की कोशिश करेंगे। तो बीपीआई का मतलब है एनालाइज करना एंड रीडिजाइन करना नए प्रोसेस को, नए वर्कफ्लोज को, सो दैट कंपनी एक नया टाइप से कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। आप कह सकते हैं एटीएम अपने आप में बीपीए तो है ही, एटीएम अपने आप में बीपीआई भी है। एक नया प्रोसेस आया जिससे कस्टमर खुश हो रहा है, कस्टमर को लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ रही। फिर ई कॉमर्स आया, अब कस्टमर को शॉप तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बिजनेस के प्रोसेस का री इंजीनियर, काम करने का तरीका चेंज करना है, काम चेंज नहीं करना। बीपीआई कैसे लाया जा सकता है सर? स्टेप्स क्या है बीपीएम में? पहले तो आप डिटरमाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, करना क्या है सर, शॉपिंग करनी है, कस्टमर को शॉपिंग करवानी है। फिर कस्टमर से पूछो कस्टमर क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आते, कहते बहुत टाइम लगता है, बहुत कंपनी में काम कर रहे हैं, तुम्हारे पास आएंगे, छुट्टी लेनी पड़ती है, घर बैठे कुछ हो सकता है तो बताओ। फिर खुद को समझेंगे क्या हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस का तरीका, काम करने का तरीका कस्टमर को घर पे शॉपिंग करा सकता है, नहीं, तो फिर फॉर्मुलेट करो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे हम कस्टमर को घर पे शॉपिंग करा सके, और सिर्फ सोच ही कह दे, उसको इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं बीपीआई के। क्या स्टेप्स है? पहला फिर से डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव एंड फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमारा क्या काम है। आइडेंटिफाई द कस्टमर, डिटरमाइन देयर नीड्स, तू क्या चाहता है। स्टडी द एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस, क्या हम उसकी सर्विस को नीड को फुलफिल कर पाएंगे, नहीं, तो फॉर्मुलेट करेंगे एक रीडिजाइन बिजनेस प्रोसेस प्लान, और फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे। सर जब हम कंपनी में बीपीआई लाना चाहते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? सर कंपनी के पास पैसा नहीं है, बीपीआई में बहुत पैसा चाहिए होता है। सर कंपनी के पास करेज नहीं है, करेज चाहिए होता है। बीपीआई में जो एग्जिस्टिंग काम करने का तरीका है वो बिगड़ जाता है, और नया काम करने का तरीके के लिए कंपनी के एम्प्लॉय तैयार नहीं होते, तो वो रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं। पैसा बहुत मांगता है, एक्सपेंडिचर बहुत मांगता है। पुराना सिस्टम बंद करके नए सिस्टम में जा रहे हो, तो जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है, कोई पैसा तो आप कमा नहीं रहे, नया बिजनेस शुरू नहीं हुआ, पुराना आपने खत्म कर दिया। टारगेट डिफिकल्ट और ट्रिकी हो सकते हैं अगर आपने टाइम पे अचीव नहीं की और नई टेक्नोलॉजी तब तक आ गई, तो आपका पूरा बीपीआई में भी टर्न आउट एज अ फेलियर। आ रही है बात समझ में? हैप्पी लर्निंग, माय नेम, मेरा फोन नंबर, मेरी ईमेल आईडी, कभी कोई दिक्कत हो बिंदास कांटेक्ट करो। मैं आज पूरे दिन आपकी सपोर्ट के लिए, ईएसएसएम में कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। दिस इज माय फोन नंबर। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, नहीं मिले मुझसे मांग लेना, मैं आपको यहाँ से मेल कर दूंगा, वो पीडीएफ मेल कर दूंगा या फिर आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। ईएसएसएम का रिवीजन में से हमने एसएम का पार्ट रिवाइज कर लिया, ईएस की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर डली हुई है फॉर जनवरी एंड फॉर नवंबर 2020। मई 2021 की रिवीजन वीडियो ईएसएम के हम डाल देंगे, जो उसमें टॉपिक एडिशन है वो हम डाल देंगे। अभी आप करंट सेक्शन में मुझे बता दें, करंट लाइव बैच के बच्चे बता दें, क्या आपको एसएम का ये 4 7 8 चैप्टरों का रिवीजन कुछ लगा कि हमने एसएम पढ़ रखी है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में अच्छी अच्छी तारीफ करके क्लास खत्म करेंगे। जिन बच्चों का जनवरी 2021 में एग्जाम है उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करो, सारे के सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, एमसीक्यू सॉर्ट आउट कर लेना। बाकी फोन के इस पार मैं बैठा ही हूँ, ठीक है। जो भी लाइव बैच चल रहा है उसकी छुट्टी। टाटा, बाय बाय। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो क्या रिवीजन आपके लिए फायदेमंद रहा। टाटा, बाय बाय। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं द एंड का लोगो लगा के वेट कर रहा हूँ।